ये कलर आप देख पा रहे हैं, हल्का पिंक कलर, रेडिश कलर आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें एक एक चिन्ह को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अंगूठे के नीचे आते हैं और एक चिन्ह आपको दिख पा रहा होगा। ये दिख रहा है क्या? आप नाम बोले, क्या है ये चिन्ह? एकदम बहुत क्लियर बन रहा है। देखिए मैं इस पे लाइन चलाऊं, ठीक है, मैं लाइन चला के बता रहा हूं, पेन चला रहा हूं, देखिए लाइन पे ही चलेगा, ये उसी लाइन पे चलता चला जा रहा, चल गया, ये लाइन पे ही है, आप देख पा रहे हैं। देखिए अब मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं उसी लाइन पर, ठीक है, यहां रुक गया, यहीं रुक गया। फिर एक और लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इसको जोड़ने वाली लाइन भी आपको दिख रही होगी इसमें, ये लाइन थोड़ा सा उचेला, ये बिल्कुल क्लियर लाइन दिख रही है। ये लाइन, एक लाइन यहां दिख रही होगी और एक लाइन बड़ी सी आपको ये दिख रही है, ये स्वास्तिक है, परफेक्ट। अब दूसरा, बहुत इसके ऊपर नजर डालिए आप, एक ध्वज बन रहा है, ध्वज देखिए, ध्वज, ये ध्वज, झंडा, इस पे लाइन डाल के बताऊं, उसमें जो ध्वज के ऊपर ध्वज दंड होता है उसमें वो बनाया जाता है। देखिए ध्वज की मैं लाइन डाल रहा हूं, हल्की सी लाइन, ठीक है, यही लाइन है। और ये लाइट नीलू को, ये ध्वज बन गया। अब इस ध्वज में पीछे एक ध्वज दंड भी लगा हुआ है, ठीक, ये दो निशान, दो अष्टमंगलों में दो मंगल हो गए, ध्वज एंड स्वास्तिक। चूंकि स्वास्तिक ये बना हुआ है अंगूठे के नीचे, यानी कि शुक्र पर्वत पर, ऐसा जातक संयमी होता है, आत्म संयम उसके पास बहुत तगड़ा होता है। दूसरा, ये आपके लिए ध्वज जो बना हुआ है ये सफलता का प्रतीक है। कितनी भी दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां हो, लेकिन ऐसा जातक हर उसमें सफलता हासिल करता है। अब मैं आपको, वैसे प्रारंभ मुझे करना चाहिए थे, ये मैं किसी व्यक्ति को लेकर के आया हूं इस लॉकडाउन में, और ये एक चिन्ह दिख रहा है आपको, इसके चारों कॉर्नर में मैं आपको निशान लगा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये मछली बन रही है, एकदम क्लियर कट मीन, देखिए ये मीन बन रही है पूरी तरह से, ये मीन बन गई। अब मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ही स्पेशल पे पहुंचता हूं। अब त्रिशूल, ये आपको दिख रहा है त्रिशूल, एक लाइन, दूसरी लाइन, ये दिख पा रहा है क्या ये निशान? ये देखिए, ये लाइन मैंने डाल दी, दूसरी ये भी लाइन के ऊपर डाल दी, फिर ये लाइन। कहीं ऐसा तो नहीं मैं लाइनों के ऊपर नहीं डाल रहा हूं, इसलिए मैंने पेन बहुत हल्का लिया कि आपको वो लाइनें भी दिख सकें, लेकिन अभी तो इस हाथ में बहुत कुछ है। सबसे खास बात है मंदिर। अब हम मंदिर कैसा बनता है वो बता रहा हूं। 2 खंड का, 2 फ्लोर का मंदिर। देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है क्या? लाइट इस पे डाल दी जाए तो, ये लाइन, ये चौकोर, ये पूरी तरह से ये मंदिर डबल मंजिल का मैं लाइन इस पे डाल रहा हूं। ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन, और फिर ये लाइन, और ये पूरी तरह से ये लाइन, और बीच में ये लाइन, और बीच में ये लाइन, ये पूरी तरह से, या तो इसको बोल दें स्क्वायर या डबल फ्लोर का मंदिर। चूंकि इस पे ध्वज है इसलिए ध्वज को हम इसको मंदिर मानेंगे। अब हम और चलते हैं। अब सबसे स्पेशल चिन्ह बताया जा रहा है इसमें, धनुष।
धनुष देखेंगे, ये दिख रहा होगा आपको धनुष, ये, और धनुष का एक जो वो बनता है शंकु, वो भी इसमें बना हुआ है। दिख पा रहा है क्या? फिर से मैं इस पे लाइन डाल रहा हूं, लाइनों को देखिएगा। ये पेन मैंने इसलिए हल्का रखा है जिससे आप लाइन को भी देख। ये धनुष, त्रिशूल होगा, धनुष हो गया, मंदिर हो गया, स्वास्तिक हो गया, मछली हो गई, मछली का ये स्थान मैंने छोड़ दिया था। अब हम बहुत, अब जो हमें सूक्ष्म बारीक होते हैं, जो कि लेंस मात्र से आप देख सकते हैं, वो उन निशानों की तरफ जा रहा, फिर भी आपको दिखेंगे। ये मैं बृहस्पति के ऊपर, गुरु के ऊपर एक छोटा सा कलश, कल जैसे आपको बताया गया था कि जुपिटर जिनका बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है ग्रह, तो वह बहुत, गुरु सब ग्रहों का राजा है, तो सब ग्रहों का राजा, तो इसके ऊपर मैं आपके लिए एक छोटा सा कलश बता रहा हूं, जरा सा ये छोटा सा कलश बन रहा है। ये छोटा सा कलश, तो ये अष्ट मंगलों में, एक मंगल, दो मंगल, तीन मंगल, चार मंगल, चार और पांच मंगल, इसमें चार मंगल बन गए, ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्हों का अपने आप में अलग है। स्वास्तिक आत्मबल, आत्म संयम, आत्मबोध का प्रतीक होता है। ध्वज हमेशा यहाँ पर बनना स्वास्थ्य, उसका प्रतीक सफलता का होता है। और यह कलश का बनना जुपिटर के ऊपर हमेशा ही जीवन में को हमेशा गुरुओं की छत्र छाया और गुरु का प्रभाव बहुत उच्च होने से वो व्यक्ति गुरु से रिलेटेड ही वर्क करते हैं और उनके जीवन में गुरु की ही अनुकंपा बहुत रहती है। यह मछली का बनना ये दर्शाता है कि अंतिम समय काल में समाधि मरण अच्छे से मरण होगा, अच्छा अंत होगा। त्रिशूल भी आपकी कर्मठता, लगनशीलता, और चूंकि ये मस्तिष्क के ऊपर बन रहा है, मस्तिष्क रेखा पर बन रहा है, तो ये बता रहा है कि जहां पर, जिस रेखा पर, जिस स्थान पर जो चिन्ह बनता है, वह हमेशा उसकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि करता है। जैसे मस्तिष्क रेखा पर बनने से ये बता रहा है कि ये तीक्ष्ण बुद्धिजीवी लोग होते हैं और अपने बुद्धि के बल पर अनेक कार्य करते हैं, जीवनोपार्जन भी करते हैं और उच्च प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, नाम पाते हैं। और त्रिशूल, ये धनुष हमेशा भी सफलता के लिए संकेत देता है कि जिस तरह से रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ करके और अपनी प्रतिज्ञा, यानी कि उनने अपना वो प्राप्त किया था, सीता को प्राप्त किया था, ऐसे ही ऐसे जातक जिनके बीचों बीच में स्थान पर धनुष का चिन्ह होता है, वो अपने सारे के सारे आने वाले कर्मों या बुराइयों या दिक्कतों, परेशानियों, मुसीबतों को कैसे न कैसे उनसे बाहर निकल आते हैं। इस तरह से इन चिन्हों को एक बार मैं चाहे तो आपको साफ करके भी दिखाता हूं कि ये चिन्ह वास्तव में है भी के पेंसिल से बना दिए गए हैं। देखिए, ये आपको स्वास्तिक पूरी तरह से स्वास्तिक दिखेगा। ये लाइनें एक बार कुछ उसमें मैं पकड़े वो लेके आना, बस आपको ये स्वास्तिक दिख रहा है। स्वास्तिक के बाद ये मछली के बारे में आप अपने हाथ में देख लीजिए। यदि आपके हाथ में कपड़ा भी, मछली कपड़ा भी है उसमें, यदि आपके जीवन में कभी भी किसी कीमत में किसी भी तरह की दिक्कतें आए अथवा आप अपनी लाइफ के एंड को देखें, सबसे मेन तो है कि जीवन का अंतिम समय काल। एक बार मैं पुनः दिखा रहा हूं, देखिएगा लाइट में कभी। ये स्वास्तिक अब तो दिख रहा ना आपको, अब तो कुछ ऐसा नहीं है ना,
दिख गया? पक्का? 100%? 1 करोड़%? अब ये झंडा ध्वज देखिए, लाल हाथ दिख रहा है, इसको रेड कलर का हाथ कहते हैं। और अब मछली, ये मछली, ये त्रिशूल दिख रहा ना, और ये आपको मंदिर मंदिर दिखा देता हूं। ये और ये, इस पे लाइट नहीं आ पा रही है, क्या हो रहा? देखिए अब दिखा, ठीक है ना? अब धनुष, धनुष देख पा रहे हैं आप? और धनुष के बाद ये जो होती है ना, यहाँ पर क्या बोलते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बाकी ये बहुत ही बारीक निशान होता है, जो होता है कलश का। ये लेंस से ही देखा जाता है, वो कुछ और सूक्ष्म सा। इस तरह से सामुद्रिक शास्त्र को आपने अच्छे से जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न निमित्त को पढ़ते हैं। प्रश्न निमित्त, जिस व्यक्ति को मैं पकड़ के लाया था उसके लिए धन्यवाद तो दे दो। लॉकडाउन में पकड़ के लाया मैं, जिसका हाथ दिखवाया मैंने, ठीक है? तो चलिए, मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूं जो व्यक्ति आए, उनने लॉकडाउन में आकर के अपना हाथ मुझे दिखाने के लिए, और मैं आप सबको दिखा पाया, जिससे कि आप सारे चिन्हों को देख पाए। वरना आपको ये चिन्ह बहुत दुर्लभ होते हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ में, तो वो निश्चित रूप से विशिष्ट होंगे ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट निमित्त के ऊपर। वास्तव में जो अष्टांग निमित्त की एक नाम शशांक जी ने लिया, कि आर के जैन साहब ने यदि लास्ट ईयर क्लास ली थी, शायद वो अभी होंगे, उनको विशेष रूप से बुलाया गया है, कि उनने ही प्रमोशन किया था कि इसके लिए पुस्तक के रूप में सचित्र, क्योंकि भद्रवाहु संहिता को समझ पाना बहुत आसान काम नहीं है। सरल भाषा में इस निमित्त को, क्योंकि अभी तक कोई पुस्तक ऐसी नहीं है, 8 अंगों को संक्षिप्त में लिख करके, तो ये करीब 300 पृष्ठ की, 300 पृष्ठ की, 300 पेज की यह पुस्तक लगभग थोड़ा सा 1 माह 1.5 माह और लगेगा तैयार होने में, निकल के आ जाने पे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आर के जैन साहब, गुड़गांव नहीं, पीथमपुर, मैं भूल जा रहा हूँ, पीथमपुर के हैं कि दिल्ली में कौन सी जगह का पता नहीं मुझे, महावीर ट्रांसपोर्ट। और वो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जरूर लास्ट तक रहें और 1 मिनट 2 मिनट में अपने विचार व्यक्त रखें कि उनने कैसे, उनके मन में ये आया था और उनने ही प्रमोशन किया, उसके कारण से ही आपको ये पुस्तक उपलब्ध हो पा रही है। बाकी उन सब के लिए जिनने अपनी भूमिका, अपना ज्ञान दान के रूप में दे करके राशि और प्रमोशन किया। अब मैं चलता हूं प्रश्न निमित्त। प्रश्न निमित्त बहुत अद्भुत निमित्त है, बहुत, कि आपने प्रश्न किया और जवाब तो वैसे कुंडली से भी दिया जा सकता था, लेकिन कौन इतनी कुंडली को देखे, कुंडली को देख करके फिर ग्रहों की कौन सा पावरफुल है, कुंडली बनाओगे, कुंडली में लग्न देखोगे, कुंडली में ग्रहों को देखोगे, उनकी बलवत्ता को देखोगे, कौन बलशाली है, प्रभावी है, कौन छीड़ हो रहा है, इतना तब जवाब, तब तक तो फिर आप जो भी काम है उतने में करके ही आ जाओगे, दोनों काम। तो इसके लिए प्रश्न निमित्त बताया गया। प्रश्न निमित्त क्या है? जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है, तो जब किसी के पास पूछने जाते हो, तो उस व्यक्ति के मन में प्रश्न के समय, प्रश्न बोलते समय, और जब वो व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है, तो आपके मुंह से जो डिलीवरी निकलती है, मुंह से जो, उसमें आपका जवाब छिपा होता है, चाहे वो अंकों के रूप में, शब्दों के रूप में, क्योंकि वो और कहीं से नहीं, आत्मा से निकलता है। अष्टांग निमित्त, यानी कि मैंने प्रथम दिवस ही बताया था कि आत्मा के निकले हुए परमाणु आपको अनेक तरीकों से आपको आगाह करते हैं। कौन से? अरुणा जी अनम्यूट होने के लिए बोल रही हैं। अरुणा जी, चलिए मैं 1 मिनट का टाइम अरुणा जी को दे देता हूं। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
सर मैं भी इस अष्टांग निमित्त की बुक के लिए डोनेशन करना चाहती थी 3100 रुपीज का। बहुत बहुत अनुमोदना, धन्यवाद। ये पुस्तक आपको प्राप्त होगी, आप साधुओं को देना। हाँ जी, जो भी हाँ जी। डोनेशन आपको के लिए नहीं, जैसा कि मनीष जी ने कल बात रखी थी कि मैं इस जो भी ये पुस्तकें रहेंगी तो ये पुस्तकें साधुओं के लिए, जैसे स्वर विद्या में अभी छपी थी तो 500 स्वर विद्या ग्रंथ सबसे पहले साधुओं को दिए गए, फिर बाकी 500 मार्केट में। बहुत बहुत अरुणा जी, आपका इस ज्ञान दान के पुण्य की बहुत अनुमोदना, और इसी तरह से आप ज्ञान दान अन्य जगह भी करते रहे जहां आवश्यकता हो। हमारा तो सब बहुत बढ़िया है प्रभु, और आप सबका बहुत बहुत मतलब अच्छा हो, मेरी बस यही भावना है। आपको ये निमित्त ज्ञान, अष्टांग निमित्त समझ तो आ रहा ना? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा भी मेरे साथ में कर रहा है, बल्कि उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे को तो, मैं बच्चों को ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो अपना लगभग जीवन निकाल दिया। यदि बच्चे ये सब जानने लग जाएंगे और करने चलने लग जाएंगे तो इनको बहुत लाभ होगा। तो चलिए, अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के प्रश्न निमित्त यानी प्रश्नकर्ता प्रश्न, चाहे वो कोई नाम बोले, चाहे वो अंक बोले, चाहे वो कोई शब्द बोले, उसके शब्द में ही छिपा होता है उसका जवाब। क्योंकि वह आवाज, जब प्रश्न जिसके दिमाग में चलता है तो आत्मा आपके लिए एक शब्द रूप में, अंक रूप में, किसी भी रूप में आपका जवाब देती है, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते। लेकिन आपका जो निमित्त ज्ञानी होता है पढ़ लेता है। तो हम सबसे पहले ये निमित्त क्या है, वास्तव में प्रश्न निमित्त फलित ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इस निमित्त से सामने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका सटीक जवाब आता है। इसमें आपको बहुत कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इनके? जैसे कि प्रश्न करने के समय से समय कुंडली बनाना। जैसे आप अपनी कुंडली, आजकल तो मोबाइल में बहुत आसान है कि आप जब किसी ने प्रश्न किया और प्रश्न कुंडली बना करके जवाब दे देना। ठीक है। दूसरा है कि स्वर के आधार पर, वो तो आपने पढ़ा है कि आप स्वर के आधार पर जवाब दे दोगे। तीसरा है प्रश्नकर्ता ने, कोई आपके पास आया कि वो सक्सेस होगा या अनसक्सेस, प्रॉफिट होगा या लॉस, या उसका रोग ठीक होगा कि नहीं, कोर्ट में सफलता होगी कि नहीं, बच्चा होगा या बच्ची, या कोई भी काम प्रोजेक्ट शुरू कर रहा सक्सेस होगा कि नहीं। तो ये सारे तमाम जवाबों के लिए वो आपका जो भी अष्टांग निमित्त ज्ञानी होगा या किसी से भी आप पूछे, वो पूछ रहा आपसे, आप उसे पूछने गए तो वो आपसे एक अंक पूछेगा, एक अंक बता दीजिए, और फार्मूला होगा उसमें फिट करेगा। वह अंक कौन सा बोलोगे आप? हमेशा ही जोशी नहीं जानता है, आपकी आत्मा सर्व ज्ञाता दृष्टा है, उसको पता है। वह आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वह अष्टांग निमित्त ज्ञानी निकाल देता है। तो अंक से जान सकते हैं आपके प्रत्येक प्रश्न का आंसर। अंक से ही नहीं, बल्कि अंक के साथ साथ आपसे यदि वो किसी फूल का नाम पूछता है, उसमें गुणा लगाता, गुणा भाग करता है। हमेशा सुबह सुबह फूल का नाम पूछा जाता है, दोपहर में नदी का नाम पूछा जाता है, रात्रि में पर्वत का नाम पूछ करके, और इस तरह से तीनों समय कालों में यह नाम पूछ के उनकी संख्या में गुणा भाग करके, आप सब डिवाइडेशन जानते हो ना, भाग देना, क्योंकि इसमें भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, ये तीन चीजें गणित पूरी होगी। ये गणित है, प्रश्न गणित, प्रश्न निमित्त गणित। ठीक है। तो इसमें अंक संख्या, प्रश्न संख्या, आपने जो प्रश्न किया उसकी संख्या, या फिर आपके नाम की संख्या से भी हम निकालते हैं। अब इसके बाद पूछने वाला व्यक्ति आपके पास आया तो आते वक्त वो जेब में हाथ डाल रहा है या बाहर हाथ डाले है, इससे भी हम जान जाएंगे। नीचे देख रहा, ऊपर देख रहा, आजू देख रहा, बाजू देख रहा, जमीन को खुजला रहा कि खुद को खुजलाते हुए प्रश्न कर रहा, इसमें ही जवाब छिपा रहता। अरे आपकी आत्मा उस समय प्रश्न करते समय वैसे ही चेष्टा करवा देती है शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन करके, और आपके लिए एक ऐसा जवाब प्रेषित कर देती है, पूछो मत क्या अद्भुत अलौकिक चीज इनबिल्ट की है प्रभु ने। हे प्रभु, मैं आपको किन शब्दों में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने
इस शरीर को ऐसा बनाया कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने कोशिश कर ली, लेकिन सब बना लिया, लेकिन इस इंसान को नहीं बना पाया, ना बदल पाया, ना कुछ कर पाया। वह वही कर सकता है। तो इसलिए अब इसके बाद जिस सेंटेंस से वो अपनी बात को प्रारंभ कर रहा है, जिस शब्द से, उससे भी हम जान सकते हैं। अब जैसा कि मैंने एक प्रैक्टिकली बताया था, वो अधूरा एक एग्जाम्पल दिया था। एक में इन सब के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। प्रॉफिट लॉस के लिए अलग फार्मूला है, सक्सेस एंड सक्सेस के लिए अलग फार्मूला है, बेटा बेटी के लिए अलग फार्मूला है, रोगी को ठीक होगा स्वस्थ होगा व्यक्ति उसके लिए अलग फार्मूला है, कोर्ट में सफलता असफलता के लिए अलग फार्मूला है। तो हम एक कॉमन फार्मूला सब कार्यों के लिए जो फार्मूला है वो मैं फार्मूला बता रहा हूँ। वो उपयोगी प्रश्न, कोई भी उपयोगी प्रश्न जो आप करोगे उसके लिए, जब आपके पास कोई व्यक्ति आया, मैं इसको आपके लिए पीपीटी के माध्यम से तो दिखा ही रहा हूँ, मैं आपको एक प्रयोग करके भी बताऊंगा। आज जो भी पढ़ाऊंगा उस सबके एग्जाम्पल प्रैक्टिकल भी करूंगा, क्योंकि आपको मुझे पढ़ाना ही नहीं है, आपके दिमाग में सारी चीजों को उतारना है। तो अब हम फल का नाम, कोई व्यक्ति है इसके पास आप गए पूछने के लिए, उसने कहा कि आप कोई भी एक फल का नाम लीजिए। आपने अनार ले दिया, तो फल का नाम और अंक आपसे पूछा, एक अंक बोलिए, तो आप वही अंक बोल दिया, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए। फिर आपका नाम, जैसे कि अरुणा जी, अरुणा जी, तो अरुणा जी का नाम की जो शब्दों की संख्या हुई, उनके नेम के लेटर भी हमने जोड़ लिए, उसमें ऐड कर लिए। +13 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, किया। फ्रूट नेम, कोई भी फ्रूट का नाम आप बोलिए, और फिर नंबर, फिर नेम लेटर +13 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना। इसको हिंदी में ही लेना है। भारतीय ज्योतिष हमेशा अंग्रेजी में नहीं थी, इसलिए कई लोग जैसे अरुणा जी बोले कि ARUNA, तो 2, 3, 4, 5 शब्द होगा, ये 5 नहीं माने जाएंगे। इसलिए जब आप अरुणा, मतलब उसमें माने जाएंगे 3। तो अब मैं अरुणा जी का ही प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अरुणा जी, आप एक फल का नाम बोलिए, आप अपने मन में कोई भी प्रश्न सोच लीजिए। हाँ जी, मैसेज कर दीजिए, आप उसमें लिख दीजिए मैसेज में, अरुणा जी कोई भी फल, आपको ही सबसे पहले मौका दिया जा रहा है। आज जितने भी दानदाता है ये सब अपना प्रश्न पूछेंगे। अनार, चलिए 1 मिनट मैं आपको करके दिखा रहा हूं एक बार कि कैसे। जैसे आपने अनार लिया, तो अनार के 3 हुए, तो 3, ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिए 3 प्लस कोई एक नंबर आप बोलिए, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। ये कैसे गंदे तरीके, छोटा सा लिखिए, 3 प्लस कोई भी नंबर दीजिए, आप कोई भी अंक बोलिए। 23 लिख दिए, 23। अब प्लस इंटू 2, अब प्लस नेम लेटर अरुणा जी का नाम यानी 3 प्लस 13 इक्वल टू कितने हुए, ये कितने हो गए, 26 2 23, नहीं ये 46 और 3 46 65 डिवाइडेड बाय 9। तो डिवाइडेड बाय 9 किया, तो इसमें रिमाइंडर चाहिए, शेष रिमाइंडर। सब कुछ प्रश्न निमित्त रिमाइंडर पे चलता, शेष पे चलता है। इस पे कैसे निकालोगे? हाँ, 2 आया। 2 कैसे आया देखिए, मैं करके बता रहा हूँ आपको। 65 में 9 9 6 54, नहीं आया, गलत, 1 आएगा शेष। 9 6 54, हाँ 63 है, 63 है, 63, हाँ
हाँ, हाँ, तो कितना बचा आपका रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना बचा? कितना बचा? 2 बचा। अब 2 बचा रिमाइंडर, तो 2 में अब आपको एक लिस्ट दे रहा हूं आंसर की, कि उसमें यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसका जवाब क्या, आंसर क्या होगा। देखिए मैं दे रहा हूं, इसमें अभी आपका प्रश्न करने का एक एग्जाम्पल था। 1 बचेगा तो मनी और प्रॉफिट होगी, 2 में लॉस ऑफ मनी हो जाएगा, 3 में गुड हेल्थ होगा यदि 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 होगा तो टेंशन हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा तो फैमिली को प्रॉफिट होगा। परिवार फैमिली प्रॉफिट से मतलब घर में पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा आपका मेला पाक होगा। 6 में ब्रदर लॉस हो जाएगा, आपका कष्ट हो जाएगा आपको भाई का। और 7 में सक्सेस रहेंगे आप, 7 में सक्सेस। और 8 में आपके लिए बहुत ज्यादा 8 नंबर निकाली, क्यों पलट दिया? आप गलत कर रहे हैं, 65 भी आएगा, 68 नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा 68? दीपक जी, राहुल जी, एक बार फिर से करिए। कहां से आ रहा आपको? कैसे गणित नहीं आ रही? कहीं मैंने गलत कर दिया क्या? 65 ही आएगा। फिर से देखिए राहुल जी, अनार मतलब 3, अनार के बाद आपने लिया फल का नाम लिया अनार, अनार के 3 आए, प्लस उनने बोले तो 23 में मल्टीप्लाई 2 तो हुए 46 और 3 कितने हुए? 49 और ना अरुणा 3 52 में थे 13 जोड़ोगे तो कितने हुए? 65 भी तो हुए, 65 हुए। दीपक जी क्या हो गया आपको? हाँ क्या? तो आप 2 रिमाइंडर बचे, तो 2 में जो भी आपने प्रश्न पूछा, अभी तो ये ट्रायल था, ये कोई अरुणा जी ने प्रश्न नहीं पूछा ना, इनके मन में ऐसा लॉस ऑफ मनी हो सकता सोच लिया हो तो कोई बात नहीं। वो जो प्लस बाद में किया जाता है, बाद में पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, बाद में प्लस किया जाता है, नाम संख्या बाद में जोड़ी जाती है। यहां आप कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सबसे मेन खास बात पे, कि इसमें सक्सेस अनसक्सेस के जवाब के लिए फार्मूले कौन कौन से होंगे, सफलता असफलता पे। अब कौन कौन सी सफलता असफलता? आप कोई व्यापार कर रहे हैं, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे? आप कोई भी जैसे कि बच्चे की शादी कर रहे हैं तो वो बच्चे बेटी की तो सक्सेस होगी कि नहीं होगी? किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सक्सेस होगी कि नहीं होगे? या कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसको कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर 108 के बीच का कोई अंक लेना और उसमें 12 का भाग देना 12 का, और फिर यदि 179 रिमाइंडर बचता है तो लेट सक्सेस, और 8 4 10 5 बचता है तो अनसक्सेस, और यदि 2 6 और 0 यदि बचता है तो निश्चित समझना इमीडिएट सक्सेस, तुरंत सफलता प्राप्त होगी। इसको भी मैं करके आपको दिखा रहा हूं। हाँ, पेन है ना मेरे पास, इसको खोलिए ना आप पहले, इसमें मुझे करके दिखाना है। ये देखिए, इसमें मैं करके दिखा रहा हूं। कोई अरुणा जी एक अंक बोलिए, मैसेज टेक्स्ट मैसेज में लिख दीजिए, कोई भी अंक लिख दीजिए, कोई भी एक अंक। 1 to 108, इन बिटवीन 1 to 108। अच्छा, प्रमोद जी ने लिख दिया 75। चलिए 75 लिखा तो 75। अब 75 में देखिए, ये 75
अब 75 में 12 का भाग दे दीजिए, तो कितने मार गया? रिमाइंडर 3। अब 3 में ये 3 इसमें कहीं है नहीं। यदि जो अंक आपको दिए गए हैं यदि वो नहीं हो, जैसे 4 में तो अनसक्सेस हो, 1, 7, 9 में लेट सक्सेस होता है, तो क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति से फिर से पूछना चाहिए, क्योंकि वह अपने अभी प्रोजेक्ट अपने कार्य के प्रति असमंजस की स्थिति में है। अभी वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं ये प्रोजेक्ट ये काम करूं या ना करूं। पहले तो यदि जो आंसर नहीं आ रहा है तो वो अभी उस कार्य में ही अनसक्सेस, वो कार्य नहीं करना चाहिए, उसको कार्य बदल लेना चाहिए। ठीक है ना? अब कोई दूसरे व्यक्ति अपना नंबर दे, इसको डिलीट करिए। हाँ बताइए मनीष जी, आपको ये एक अंक बोले, डिलीट करिए। एट्टी वन को मैं करके दिखा रहा हूं आपके लिए। 81 में डिवाइड कीजिए, 81 आपने लिया, 81 में और डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आया? रिमाइंडर कितने बचे? 9। अब रिमाइंडर 9 आया, तो रिमाइंडर 9 में आपको कहाँ जा रहे हैं? फिर से लेट सक्सेस। सफलता तो मिलेगी लेकिन लेट सक्सेस होंगे आप, थोड़ी सफलता विलंब में मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम। अभी हम सिर्फ सक्सेस वाले प्रश्न, ए वाले फार्मूले यूज होंगे। अब हम थोड़े से कठिन वाले मेथड पे जा रहे हैं, और उनके कभी भी कोई भी कार्य करो तो कम से कम 3 विधियों से पूछ लेना चाहिए। यदि 2 का जो जवाब आ जाए उनको मानना चाहिए। इसलिए अनेक फार्मूले बताए जा रहे हैं सक्सेस अनसक्सेस के। क्या बोला मैंने? 3 फार्मूलों से आपको प्रश्न के सक्सेस अनसक्सेस के रिजल्ट की जांच कर लेना चाहिए। अब फेसिंग डायरेक्शन, जब आप किसी के पास पूछने जाते हैं तो आपका फेस किस तरफ है, इसका नंबर, फिर कौन से पहर में गए हैं। पहर समझते हैं आप? 6 से 9 का पहला पहर, 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, और 3 से 6 चौथा। ठीक है, और फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पहर, ऐसे 3-3 घंटे के पहर होते हैं। अब नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में आप पूछने के लिए गए, तो नक्षत्र संख्या, जैसे अश्विनी पहला है, भरणी दूसरा है, तो उनकी अंक संख्या को इसमें जोड़ दीजिए, और उन अंक संख्या को जोड़ करके और फिर आपके लिए डिवाइड कर देना है। कितने से? 8 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, यदि 1 और 5, देखो ये नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, जो आज मैंने आपके लिए पहले से ही भेज दिया था आपके ग्रुप में। अब मैं एक बार फिर से आपको ये करके दिखा रहा हूँ। आप कोई भी एक व्यक्ति जिनने पूछ लिया है प्रश्न, उसके अलावा भी पूछे कि अपना प्रश्न। अरुणा जी, आप तो ऐसे दुखी हो गई जैसे आपने सही में अभी थोड़ी पूछा प्रश्न। जब आप पूरी तरह से, उसका नियम होता प्रश्न कैसे पूछा जाता है। पहले अपने मन को शांत करके, इष्ट को स्मरण करके, और अपने आत्मा में बैठे परमात्मा का ध्यान करके, और फिर प्रश्न को या अपने अंक को बोला जाता है। मधुर जी, हाँ, पूछे ही नहीं है, जोर से बोलिए आप। इसमें अंक थोड़ी पूछना है, तो चलिए, इसमें अंक किसी से नहीं पूछ रहे हैं। जैसे आप फेस तो आप कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आप अपना फेस बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ, अंक नहीं। कोई का नाम बुलाने को बोला मैंने, फेस। अब कौन व्यक्ति किस तरफ फेस किए हुए है? यदि वह ईस्ट में फेस किए तो 1 नंबर, वेस्ट में किए तो 2 नंबर, नॉर्थ में किए तो 3 नंबर, साउथ में किए तो 4 नंबर। ठीक, मनीष जी ईस्ट। चलिए मनीष जी, आपका नंबर ले लेता हूं। आप किए हुए ईस्ट तो 2 नंबर, ये मैंने कर दिया, 2 लिख दिया, 2। अच्छा, ईस्ट 1, ठीक है, सॉरी 1 प्लस पहर,
अब पहर निकाल के बताइए, आप लोग खुद बताएंगे कौन से पहर में है आप। 9 बज रहे हैं अभी, तो 6 बजे तक चौथा पहर था, अब 6 के बाद 9 तक 9 बजने वाले हैं, तो 5वां पहर, ठीक है, 5 पहर। अब 5 प्लस बार आज कौन सा है, आज शनिवार है, तो बार के कैसे सभी जानते हैं, रविवार को पहला, ठीक है, रविवार को 1 नंबर, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6 और शनि 7, तो इसमें 7 नंबर प्लस नक्षत्र। अब आज का नक्षत्र कौन सा है, कैलेंडर रखिए, कोई बताएगा आज का नक्षत्र? इतने जोशी है, MK जैन साहब, मांगी लाल जी, नक्षत्र लिख के बताइए फटाफट, आज का नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र अभी तक नहीं कोई बता पाया। आज का नक्षत्र जो है वो है आपका मृगशिरा। कृतिका है, किसी ने मृगशिरा, ऋषभ जैन ने मृगशिरा लिखा, अंकित गुप्ता ने कृतिका लिखा। देखिए जो कैलेंडर मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें आज कौन सी तारीख है, 15 तारीख, आज है मृगशिरा। मृगशिरा कब तक है, 8:39, इसलिए आप बहुत सही जिनने लिखा है मृग आद्रा, आद्रा शुरू हो गया। अब मांगी लाल जी ने आद्रा लिखा, बिल्कुल सही, आद्रा। मृगशिरा भी आप लोग गलत नहीं थे, क्योंकि अभी अभी तो बदला है। आपको ऐसे टाइम पे पूछा गया कि 8:39, 8:39 तक मृगशिरा था, मृगशिरा के बाद आद्रा। तो हम आद्रा की संख्या क्या है इसमें देखेंगे चार्ट में। कौन सा चार्ट जो आपको दिया हुआ है, आपको चार्ट दिया ग्रुप में, वो देखिए कि मृगशिरा का नंबर कितना डला हुआ है। देखिए कौन सा नंबर है मृगशिरा, आद्रा लेंगे क्योंकि 8:39 तक था, तो आपके पास 6 नंबर, ठीक है, ये 6 नंबर क्या हुआ, आद्रा। तो इसमें आप ऐड कर लीजिए 6 कर लीजिए। अब इसके बाद आप सबको ऐड कर दीजिए, कहाँ गए, चलिए फेसिंग था 1, 1 प्लस पहर था आपका 5 प्लस बार था आपका 7 प्लस नक्षत्र था आपका 4 और 6 सॉरी। तो ये कितना हुआ, 19 हुआ, और 19 में भाग देना है 8 का, 8 दूनी 16 और बचे 3, रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर 3 बचते हैं, तो क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा वो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। रिजल्ट इसी में रखिए, रिजल्ट आपका होगा कि आप जो है वह 1 और 5 में शेष रहने पर इमीडिएट सक्सेस। अब चूंकि आपका रिमाइंडर बचा है, कितना बचा रिमाइंडर, 3 बचा था ना, तो लेट सक्सेस। आज सबकी लेट सक्सेस आ रहे हैं सारे आंसर। आप अपने कार्य में सक्सेस तो होंगे लेट, क्योंकि लॉकडाउन है ना अभी। हाँ, पहर कैसे चलता है अभी सीखो, आप इतना भी नहीं जानते। सुबह 6 से 9 लिखा है मैंने, सुबह 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर, हर 3-3 घंटे का एक पहर होता है। फिर बढ़ाते जाइए आप, पहर आ जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, 2 क्लास का भी नहीं है आज का, जोड़ घटाना और भाग देना, बस। आ गया समझ, आ गया अरुणा जी, आ गया समझ, आ गया। चलिए अभी 1 मिनट में सबसे पूछ दो, सभी को आ रहा? हाँ जी, राहुल जी बड़कुल, समझ आ गया? इसमें है ही क्या, बच्चों तुम नर्सरी 2 क्लास के बच्चों के बराबर भी नहीं है। गुप्ता सर मैं पूछूं क्या, शेष लोगों को रिमाइंडर नहीं मालूम? अरे जो शेष बचते हैं, जितने में जितने जोड़ रहे हैं, भाग दे रहे हैं, और जितनी संख्या शेष बच रही उसे रिमाइंडर कहते हैं। हम शेष बोलते जा रहे हैं हिंदी में। जिनको हिंदी बोलते हैं तो बोलते हैं हमें हिंदी समझ नहीं आती, अंग्रेजी बोलो।
मैं भारत में हूँ तो हिंदी ही बोलूंगा ना, तो रिमाइंडर बोल दिया, फिर मैंने कहा कि रिमाइंडर बोल देता हूँ तो वो शेष बचना नहीं आता समझ में। निशिता आपको आ रहा? मेरा भी क्वेश्चन है सर। सौरभ गुप्ता जी, चलिए सबको मौका मिलेगा, क्यों टेंशन कर रहे हो। अब हम दूसरा सक्सेस अनसक्सेस का दूसरा फार्मूला आपको देने चाह रहे हैं। अब 1 से 9 तक का कोई अंक ले लीजिए, 1 to 9। सौरभ जी आपको एक अंक बोले, 1 to 9 के बीच का आप टेक्स्ट मैसेज में लिखें। हाँ, क्या रिमाइंडर 0 आएगा तो वो हाँ वही नंबर माना जाएगा। हाँ 7 ही माना जाएगा। रिमाइंडर जब जैसे इसका 0 आएगा तो 7 ही माना जाएगा। ये वही है ना, 7 1 सक्सेस। ठीक है, ठीक है। अब गुप्ता जी बताइए आप कोई नंबर 1 to 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच की कोई एक अंक संख्या। प्रश्न कैसे किया जाता, प्रश्न मैं बता दूं, वरना सारा सब कुछ सीख लिया। 5, सौरभ गुप्ता कह रहे हैं 5 नंबर। आपने 1 से लेकर 9 तक का बीच का कोई अंक बोलना है तो आपको अपने मन को शांत करना, प्रश्न को सोचना है। प्रश्न को सोचने के बाद, बोलने के बाद मन में बोल लिया कि मैं आज अमुक अमुक कार्य, एक फैक्ट्री का निर्माण करना है, इस भूमि को खरीदना है, यह भूमि का कार्य सफल होगा कि सफल हो जाएगा। और आपके मन में एक अंक आएगा 5, पंच परमेष्ठी 5 अंक। चलिए 5 अंक लिख लिया आपने। 5 प्लस इंटू नेम लेटर। अब आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ मतलब 3। अब आपको क्या करना है, इससे गुणा कर देना है 3 से। प्लस तिथि आज क्या है? तिथि आज क्या है? चौथ है। आज चौथ है। क्या योग है? तिथिया नहीं है, चौथ। शनिवार को यदि रिक्ता तिथि पड़ जाती है तो सिद्ध योग बन जाता है। 4 9 14 पड़े शनिचरी हो, सारे कार्य पूरे हो, तो आज सिद्ध योग है। आज मैं आपको एक बात कह रहा हूं, यदि आप लोगों को इंटीरियर वाले जो भी लोग हैं ना, आज अपना नाम डाल देना, क्योंकि सिद्ध योग है। हमारे शायद शशांक जी भूल गए थे सिद्ध योग को, उन्हें पता नहीं। सिद्ध योग है आज, ऐसा सिद्ध योग है कि इस योग में आज जो भी काम किए जाते सब बन जाते हैं, चाहे शिक्षा हो। तो अब तिथि कौन सी? आज शुक्ल पक्ष की चौथ है। शुक्ल पक्ष से हमेशा तिथि गिनी जाती, तो इसमें 4 नंबर लिख लीजिए। और अब पहर, पहर कौन सा आपने जान लिया? 5 नंबर। 9 से ज्यादा होने वाले हैं। देखिए अब 6वां पहर लगने वाला है, ऐसे समय में पूछा, लग ही गया। 9:01 हो गए, तो इसको पहर कर दीजिए 6। देखिए बड़े ट्रांजिशन जोन में पूछे जा रहा है। तो 5 into 3, तो 5 3 15, 15 प्लस 4 19 प्लस 6 यानी 25। 25 डिवाइडेड बाय 7, तो बचे 4। रिमाइंडर शेष कितने बचे? 4। 7 3 21। ठीक है, तो कितने बचते हैं? 4 बचे। 4 बचे तो 4 में क्या आता है? सक्सेस। वाह, क्यों तुमने सोच के बोला था क्या गुप्ता जी? बताइए, क्या आपने कुछ क्वेश्चन को सोचा था कि ऐसे ही बोल दिया था? जो भी यदि आपने प्रश्न किया है अभी, कर सकते हैं अपने, लेकिन करना इसी मेथड से जो मैंने बताई है। सौरभ गुप्ता जी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अरे वाह, सक्सेस हो गए, बधाई हो आपके लिए। बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड में आज से मैसेज दे दीजिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर चुका हूं। आपको प्राप्त हो चुका है, बिल्कुल मिलेगी सफलता, लेकिन प्रयास भी करना पड़ेंगे। तो ये सक्सेस, यदि आपके लिए 7 और 1 रिमाइंडर बचता है तो अनसक्सेस, 2 6 4 बचता है तो सक्सेस, और 3 5 लेट रहता है तो लेट सक्सेस। लेट सक्सेस, सक्सेस होंगे लेकिन लेट सक्सेस होंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड को जानते हैं, सक्सेस अनसक्सेस की। कैलेंडर में तीज है, आखा तीज है आज,
तो कोई नहीं, मेथड समझना है आपको। तीज बता रहे थे, आका तीज अभी तक चल रही है। ओके 14, हाँ नहीं बाबू, आप लोग सब गलत हो। 7:59 पर तक ही आपकी तीज थी। हाँ अच्छा, अब आपको जो अभी टाइम दिया ना, अब मैंने बोला था कि सिद्ध योग बन गया। अभी तो एडमिशन को बोला, पहले थोड़ी बोला मैंने आपको। अरे शनिवार अभी पड़ गया, शनिवार ही कहलाएगा। और चौथ लग गई है आपकी। आज की क्लास रिक्त तिथि में शुरू हुई है, सिद्ध योग में शुरू हुई है, 8 बजे से शुरू हुई है। ठीक है ना? कैसा करते? हाँ, इसमें आधा लेटर को नहीं, पूरे लेटर को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। अब कोई व्यक्ति, ये बहुत जोरदार मेथड है, इसमें कोई गुड़ा भाग नहीं करना, आप सब सावधान हो जाइए। जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास आकर के बैठा, जैसे अपन सब गए और राहुल बड़कुल के यहाँ पनागर पहुंचे और पनागर में पूछा, भैया मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आया हूँ और एक स्कीम लेके आया हूँ, उस स्कीम को ये चाहता हूँ कि वो सक्सेस, सफलता मुझे प्राप्त होगी कि नहीं। तो उन्होंने कहा भैया बैठ जाओ, पहले पानी वानी पियो शांति से, मैं भी अपने हाथ पैर धो करके अपनी गद्दी पे बैठ जाऊं। तो राहुल जी अपनी गद्दी पे बैठते हैं, मन स्पाइनल कार्ड को, रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र अपने इष्ट को स्मरण करके और फिर सामने वाले की तरफ देखते हैं, उससे हाँ बच्चे बोलो क्या है। तो उसने, बच्चे ने क्या किया, जब कभी जैसा प्रश्न करता है जो व्यक्ति, मैं पुनः कह रहा हूं, आत्मा आपकी जवाब देती है। प्रश्न की सफलता असफलता के अनुसार वो व्यक्ति की नजरें उस तरफ पहुंच जाती हैं। यदि सफल होना होता है तो उसकी नजर ऊपर पहुंच करके ही प्रश्न करेगा, ऊपर देखते हुए प्रश्न करेगा। तो यदि ऊपर देखते हुए कोई व्यक्ति करता है, ऊपर देखते हुए, तो वह सक्सेस होता है। यदि दृष्टि, ये पीपीटी चला दीजिए ना, चल रही, अच्छा ठीक है। यदि ऊपर देखते हुए करता है तो वो सक्सेस होता है, और यदि जमीन की ओर देखता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना, नीचे की जमीन में नीचे की ओर देखता है तो अनसक्सेस होता है। लेकिन शरीर खुजलाता है, शरीर को खुजलाते हुए प्रश्न करता है, शरीर को खुजलाते हुए, अपने आप खुजली आ जाती है वो। तो ये आत्मा इतनी विचित्र है कि सब आपके लिए। तो शरीर में यदि खुजली आ जाए तो लेट सक्सेस होगा, और जमीन यदि खरोंचने लग जाए, प्रश्न कर रहा है जब, और जमीन खरोंचने लगे, कभी कभी किसी की आदत रहती ना, जरा सा पिन लिया, कुछ भी लिया, हाथ में कुछ लिया, जमीन में मारने लगता है, पैर से भी खरोदने लगता, पैर ऐसे करने लग जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो अनसक्सेस होगा, सफल नहीं होगा। और इधर उधर देख के कभी प्रश्न करता है, यहाँ नजर, वहां नजर, वहां नजर, तो लेट सक्सेस होगा। अब वो एक कौन हाथ उठा रहा है, किसको पूछना है? मैं आपको नहीं देख पाऊंगा ना, चलिए अच्छा इसको भी करके दिखा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल। आइए सामने, कौन किसी को सामने लेके आए, कौन पूछना चाह रहा प्रश्न? लेकिन पूरा चेहरा मुझे दिखेगा कैसे? आपका कैमरा ऐसा होना चाहिए। चलिए कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। किसको अनम्यूट होना है? कौन हाथ उठा रहा है? अरुणा जैन जी, अरुणा जी, चलिए। हाँ, ये तो अरुणा जी का पहले का हाथ है। और कौन व्यक्ति है आज के दानदाताओं में से? और कौन बचा? वो अग्रवाल, भूमिका साई जी, नहीं अग्रवाल जी को दीजिए नंबर, जिन्हें बालाघाट। तो उनके लिए अब वो, उनकी फोटो सामने आ जाएगी जब प्रश्न बोलते समय हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो कोई करता नहीं है, कोई देखता नहीं है, ऊपर नीचे कितनी कोशिश कर लो, उनकी नजरें अपने आप ऊपर नीचे पहुंच जाती हैं आंसर के कारण। जैसे कितने बार स्वर बदलो लेकिन स्वर नहीं बदलता है। हाँ जी, हाँ बोलिए, आपको अनम्यूट करना है। हाँ हाँ हाँ, जय जी। मेरा प्रश्न है, मेरा बेटा नागपुर में अभी शिफ्ट हुआ है, तो
ये चलो मकान में शिफ्ट हुआ है किराए के मकान में, तो वो सक्सेस होएगा कि नहीं होएगा? एक बार पुनः बोले, मैं अभी सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज एकदम से बढ़िया नहीं आ पाई। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ सर आपसे पूछना चाह रही हूँ, मेरा बेटा नागपुर मामा क्या गया है काम के लिए, तो वहाँ मकान में शिफ्ट हुआ है किराए के मकान में, तो वो वहाँ सक्सेस होएगा कि नहीं काम में? देखिए ये क्या कर रही थी कि ये इनको सफलता बच्चे को अवश्य मिलेगी, लेकिन प्रश्न बोलते समय आप सबने देखा होगा इनकी मुंडी लेफ्ट और राइट जरा जरा सी टिल्ट हो गई थी, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, तो ये यहाँ वहां में आएगा, यानी कि सफलता तो मिलेगी, थोड़े से लेट सफलता मिलेगी, प्रारंभिक तौर पे सफलता नहीं मिलेगी लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। और सामने देखते हैं और बिल्कुल जो भी जिस देवज्ञ से पूछने जाते हैं यदि उसके सामने भी देखते हैं तो भी सफलता प्राप्त होती है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप समय तो आपको थोड़ा सा लगेगा लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेट सक्सेस होंगे, अवश्य सक्सेस। ठीक है, इस तरह से अपना आपका आंसर आपके पास होता है। ये आत्मा से निकले हुए शब्द कभी गलत नहीं हो सकते हैं, जोशी गलत हो सकता है, आप स्वयं गलत नहीं हो सकते। चलिए अब नेक्स्ट मेथड सक्सेस अनसक्सेस की हम चलते हैं और उसमें लग्न के आधार पर, लग्न जानते हैं आप सभी, दिन जानते हैं आप सभी कि दिन किसे कहते हैं? 24 घंटे का होता है दिन, 12 राशि जैसे आपकी होती है ना, तो ऐसे ही 12 राशि 2-2 घंटे, एवरेज 2 माना है 2 घंटे का, कोई 1.25 घंटे की, कोई 2 की, कोई 2.25 घंटे की, इस तरह से होती है। तो 12 राशियां 24 घंटे में आती हैं, 2-2 घंटे के एवरेज से, तो 24 घंटे हो जाते हैं एक दिन। तो यदि इस लग्न में, लग्न कैसे निकालोगे मैं बता दे रहा हूं, आप तो एक काम करिए, इस समय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, आपका कुंडली प्रो आपके डाउनलोड रहते ही है, आप तुरंत कुंडली बना लीजिए और फर्स्ट हाउस में जो राशि आ जाए उसे लग्न मान लीजिए। ठीक है, ठीक है ना? आ गई लग्न समझ में कि नहीं आई? नहीं आई, किसी के नहीं आई। आपको क्या करना है साहब, देखो आप पंचांग लेके तो चलोगे नहीं, वरना पंचांग से पता चल जाता है कि लग्न निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, आप अपने मोबाइल में कुंडली प्रो रहता ही है, उसमें आप कुंडली बनाएंगे उस समय की जब आप प्रश्न कर रहे हैं, तो पहला हाउस जो फर्स्ट हाउस होगा उसमें जो संख्या 3, 1 डली होगी तो मेष, 2 डली होगी तो वृष, 3 होगी तो मिथुन, 4 होगी तो कर्क, 5 होगी तो 6, और 5 होगी तो सिंह, और 6 होगी तो कन्या, और 7 होगी तो तुला, 8 होगी तो वृश्चिक, 9 होगी तो धनु, और 10 होगी तो होगी आपकी मकर, और 11 होगी तो कुंभ, और 12 होगी तो मीन। तो इस तरह से आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मैंने आपको 2 ही आज होमवर्क दिए थे कि आपको तैयार करके लाना है कि 12 राशियां और 27 नक्षत्रों का क्रम और उनके बारे में जान करके, तो जब ये आप ज्ञान रखोगे तब कल का भी विषय समझ पाओगे। कल है अष्टांग निमित्त में सबसे महत्वपूर्ण कि आप ग्रहों, खगोल विज्ञान को जान करके सारे की सारी तेजी मद्दी को जानना, उसके लिए इस सिद्ध की जरूरत पड़ेगी, और आप भविष्य को जानना। देखिए ये है जैसे राशि है, ये कुंडली अभी की बनाई ऐसे ही डाली, इसमें जो 4 नंबर डला ये कर्क, आप कहें तो मैं अभी की कुंडली बना करके देता हूं, अभी की कुंडली तत्काल कौन सा लग्न चल रहा है कुंडली से कैसे। देखिए अपन कुंडली प्रो में क्या करेंगे, अभी का टाइम डालेंगे, नेम जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, टाइम डालो अभी का, जो कुछ भी फिलअप कर दो, और उसका पहला नंबर जो आ जाएगा वो उसकी बन जाएगी क्या, लग्न। अब इसमें लग्न से कैसे निकालोगे, लग्न से पूछा गया आधार, लग्न में यदि
मेष और मिथुन और कर्क और मीन, यदि किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न पूछा और आपकी मेष लग्न आई, मिथुन लग्न आई, कन्या लग्न आई और मीन लग्न आई, धनु आ रही है, ठीक है, धनु आ रही है ना, बहुत बढ़िया। अब कोई पूछिए मेरे से, कोई प्रश्न पूछे, किसी ने अभी हमसे प्रश्न पूछा, मत निकालो, आगे धनु निकाल ली या मैं निकाल के बताऊं क्या, आप निकाल रहे क्या? चलिए कोई जरूरत नहीं है, सभी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना पूरी तरह से कि आप अपनी कुंडली बना लोगे। धनु सही, धनु सही है, धनु ही आ रही है। अच्छा सौरभ गुप्ता जी आपने निकाल ली, ठीक है, धनु, बहुत बढ़िया, धनु आ रही है। अब किसी ने प्रश्न पूछा, यदि मेष मिथुन कन्या और मीन लग्न में पूछा तो सक्सेस होगा, उसका कार्य सक्सेस होगा। यदि तुला सिंह कर्क और वृष में पूछा तो लेट सक्सेस होगा। वृश्चिक धनु मकर कुंभ में पूछा तो अनसक्सेस होगा। लेकिन इनने कहा इतने को भी मत मान लेना, प्रश्न निमित्त में कहा गया ग्रह दृष्टि पर भी विचार करना आवश्यक होगा, इसलिए मैंने कुंडली बनवाई। तो अब उसमें देखो कि जो लग्न में आपने पूछा है धनु में, यदि उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उतने परसेंट सफल असफल होंगे, यानी यदि अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो बुरी तरह से असफलता नहीं मिलेगी। और यदि क्रूर ग्रह उसे देख रहा है, जैसे शनि देख रहा है, राहु देख रहा है, शुक्र देख रहा है, मंगल देख रहा है, तो बिल्कुल से अनसक्सेस मान लेना। नहीं आया समझ में, फिर से समझा रहा हूं। जब आप प्रश्न करते हो किसी देवज्ञ से जाकर के और उस समय उसने अपना देखा कुंडली बना करके अपने मोबाइल में, आपने प्रश्न किया तो उसने देखा कि अरे यह तो वृष लग्न में किया हुआ प्रश्न, यदि वृष लग्न में किया हुआ है तो उसने तुरंत कह दिया कि लेट सक्सेस होंगे आप, सक्सेस तो होंगे, लेट सक्सेस। लेकिन उस समय उसको कुंडली में ये भी देख लेना चाहिए कि उस जहां पर जो लग्न है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से कौन देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है, अशुभ ग्रह देख रहा है, कितने ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। जितने ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और उनकी डिग्री, देखिए ये बना दी गई अभी की कुंडली, ये क्या है, धनु लग्न, 9 नंबर था धनु का, तो ये धनु लग्न है। अब इसको देखें, चंद्रमा देखिए कौन देख रहा है, इसको चंद्रमा देख रहा है। यानी जिन व्यक्ति ने अभी प्रश्न पूछा था उनका अनसक्सेस आया था, तो भी वो ये ना माने कि बहुत ज्यादा असफल होंगे, थोड़ा बहुत सफल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से उसको देख रहा है। ठीक है ना? अब ठीक है, कुंडली भी आपको देखना। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें आज जी मंगल भी देख रहा है, कोई बात नहीं है, मंगल देख रहा है, चंद्रमा भी देख रहा है, तो आपको मंगल देख रहा मतलब अनसक्सेस तो है ही, लेकिन चंद्रमा जब देखता है, शुभ ग्रह देखता है, तो आपको अनसक्सेस तो होंगे, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हम चलते हैं। अब सक्सेस अनसक्सेस के हमने बहुत सारे कर लिए, अब प्रॉफिट और लॉस। अब स्वर विद्या से आप जाने कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं। ये विद्या तो आप सभी जानते हैं, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, खूब तेजी से आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है कि आप यदि सक्सेस होंगे कि अनसक्सेस। यदि किसी स्वर देवज्ञ से पूछने के लिए कोई व्यक्ति गया और यदि उस स्वर देवज्ञ ने अपने स्वर को देखा, यदि ये स्वर देवज्ञ बैठे हुए हैं टेबल कुर्सी पे, लैपटॉप लेकर के, आजकल के सब स्मार्ट हो गए स्वर देवज्ञ, बढ़िया। तो आजकल गादी पे तो बैठते नहीं, पहले के स्वर देवज्ञ सब गादी पे बैठते थे, तो ये बैठे हुए स्वर देवज्ञ अब ये श्रीमान जी अग्रवाल जी पूछने के लिए आए, और स्वर देवज्ञ के राइट साइड में हाँ सौरभ गुप्ता जी, ठीक है सर। तेजी मद्दी का कब? तेजी मद्दी भगवान कल ही तो है, उसमें खगोल विज्ञान में तेजी मद्दी ही जानोगे। सबको ये लग रहा कि सब कुछ को कहा था तेजी मद्दी, आज के बाद बस आप तेजी मद्दी को पढ़ते रहेंगे लास्ट क्लास तक, आपका एक प्रश्न निमित्त के बाद, और कल से आपका शुरू हो जाएगा, उसमें स्वप्न निमित्त जरूर आएगा, स्वप्न निमित्त पढ़ाएंगे, और फिर तेजी मद्दी पढ़ेंगे, देश की सारी जानकारी पढ़ेंगे।
ये अच्छा नहीं लग रहा क्या आपके लिए ये विषय? यदि ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से और दूसरा विषय पढ़ाना शुरू करूं। अच्छा है, ठीक है, थैंक यू। अब मतलब चिंता लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजी बंदी छूट जाए लोगों को, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सभी के लिए ध्यान था। तो जब स्वर विज्ञान से प्रश्न भी का जवाब होता है, प्रश्न निमित्त में ही स्वर निमित्त आता है। अब यदि ये राइट हैंड साइड गए और राइट दरवाजे से घुस के गए थे, राइट में बैठ गए थे, तो तुरंत कह देंगे कि 100% सूर स्वर से गए, सूर स्वर के तरफ खड़े हो गए राइट साइड में, और इनका राइट स्वर ही चल रहा था स्वर देवज्ञ का, तो 100% इनका कार्य बनेगा जो प्रश्न लेके आए हैं। यदि ये लेफ्ट साइड से गए और लेफ्ट साइड में खड़े होकर के प्रश्न पूछा, तो इनका आंसर, इनका जो भी प्रश्न सफलता असफलता सक्सेस अनसक्सेस का प्रश्न लेके गए हैं वह कभी सक्सेस नहीं होंगे। अब इसका उल्टा लीजिए, कोई व्यक्ति यदि इनके लेफ्ट साइड से आया और राइट साइड में खड़ा हो गया, जो स्वर ज्ञान रखते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, बाकी को कम समझ में आ रहा होगा। बस इतना तो समझ लो भैया, जो नाक चल रही है वो भरा स्वर, जो नहीं चल रही वो खाली स्वर। तो ये खाली से आया था, लेफ्ट से आया ये बच्चा जो लेफ्ट में खड़ा और राइट में जाके खड़ा हो गया, स्वर देवज्ञ का राइट चल रहा था, तो फिर क्या जवाब होगा? प्रारंभिक तौर पे तो असफलता, लेकिन आगे जाकर के सफलता प्राप्त होगी। खाली से जाकर के वो भरे में आ गया तो सफलता मिलेगी, ठीक है ना। यहां से आया, यहां खड़ा हो गया, ये रेड मार्क आपको दिया गया ना। अब समझ आ गया स्वर विज्ञान से। स्वर विज्ञान का जवाब सूर्य पूरब से पश्चिम उदित हो सकता है, लेकिन स्वर विज्ञान का जवाब गलत नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न निमित्त में स्वर निमित्त भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये स्वर से हो गया। अब हम चलते हैं सक्सेस एंड सक्सेस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी चीज आपने खरीदी, स्टॉक किया, सोना खरीदा, चांदी खरीदा, कई लोग कह रहे थे ना कब बताओगे तेजी मत दी। अरे भगवान आ गई है तेजी मत दी, यही तो तेजी मत दी है। आप प्रयास तो करो, समझो तो, जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ो। आपने अपने जैसे अब कहाँ पूछने जाएंगे देवज्ञ से, तो आप फोन पे भी पूछ सकते हैं। जिस तरह से स्वर के सारे जवाब फोन पे मैंने आपको मेथड सिखाई है कि फोन पर पूछ करके भी अमेरिका का व्यक्ति, जैसे मनु जी अभी अटेंड कर रही है, वो यूएसए में बैठ करके क्लास अटेंड कर रही, वहां से भी कोई प्रश्न पूछेंगी तो भी हम यहाँ बैठे बता सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्वर विज्ञान पे। अब कोई अंक से यदि 1 to 81 के बीच में कोई अंक आप लेके अपने मन में गए कि मैं चांदी खरीद रहा हूं, अब मुझे लाभ होगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा, तो मैंने पूछा कि एक अंक बोलो सौरभ जी, तो उन्होंने बोल दिया कोई अंक। अब कोई एक अंक बोले, कोई भी व्यक्ति आ जाइए, कोई भी आ जाए। अच्छा ठीक है, नेम के नंबर कैसे कैलकुलेट अभी बताएंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा अनीता के 3 अंक हुए, निष्ठा 2 अंक हुए। हाँ जी, निष्ठा जी ने 7, मैं बता रहा हूं आपके लिए, निष्ठा जी आपने 7, अब 1 से लेके 81 के बीच का एक अंक लिया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 14, ठीक है, आपने 14 ईयर लिख दिए। अब 14 प्लस नेम निष्ठा आई मीन टू से 2, निष्ठा 2 हुआ, तो ये हुआ 16 डिवाइडेड बाय 3, 16 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया, रिमाइंडर कितने बचे कि 1, ठीक है, 1 बचा ना रिमाइंडर, 5 3 15, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो लेस प्रॉफिट, 0 बचता तो लॉस हो जाता, 1 बचता तो कम प्रॉफिट होता, और 2 में अच्छा प्रॉफिट। तो निष्ठा जी आपको कम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो होगा, ठीक है, बधाई हो निष्ठा जी आपके लिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पहला फार्मूला। अब मैं आपके लिए बता रहा हूं
दूसरा फार्मूला, इसको डिलीट करें, आगे बढ़ाएं। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड फार्मूला, कि जब आप कभी भी प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस स्वर से नहीं, स्वर से तो हम जानेंगे और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, स्वर से सबसे बड़ा है प्रॉफिट और लॉस के लिए स्वर विज्ञान। एक और नदी का है, वो जमता नहीं है कि आपने को ज्ञान नहीं है संयुक्ताक्षर वगैरह का, या आई ओ यू कि नदी का कोई नाम पूछे और नदी के नाम में यदि किसी के आ ई ए ओ लगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। नदी का नाम पूछा आ ई ए ओ तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और कोई नदी के नाम में आ ई ए मिनिमम प्रॉफिट, और ऊ अम आहा आए तो फिर लॉस होता है। आपसे कहा कि कोई नदी का नाम लो, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, तो उसमें कौन से आई ओ अम आहा क्या आ रहे हैं, तो उस आधार पे भी हम बताते हैं। अब हम सबसे तीसरी मेथड जो है प्रॉफिट और लॉस की, वो है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान से आपने, इस विज्ञान का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देवज्ञ के पास आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, और बिना पहुंचे ही आप पूछ लोगे मैं सोना खरीद रहा हूँ, खरीदूं? आज किसी ने मेरे से ही फोन पे पूछ लिया कि सोना, तो आपने पूछा, जैसे मैंने फोन आ गया मेरे पास कि चलिए हाँ लगा लीजिए फोन। हाँ सर, मैं, किसी ने पूछा कि सोना खरीदने के लिए, यदि मैंने अपने स्वर को देखा, यदि जल तत्व आ जाए तो तुरंत लाभ हो जाएगा, यदि पृथ्वी तत्व आ जाए तो थोड़े समय बाद लाभ होगा, और यदि आपका अग्नि आ जाए तो हानि होगी, और वायु तत्व में गड़बड़ होगी। वायु तत्व में क्या होगा, कभी नीच ऊंच, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊंचे जाएगा। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा तत्व क्या कहलाते हैं, ये स्वर विज्ञान में जानना पड़ेगा, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर स्वर विज्ञान पढ़ाने लग जाऊंगा तो आज का प्रश्न निमित्त अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब हमें बहुत तेजी से बहुत सारे फार्मूले सीखना है। आज से फार्मूले प्रारंभ हो चुके हैं आपके अष्टांग निमित्त में, क्योंकि ये आपको घड़ी घड़ी पे आपको काम आएगा। आज वैसे तो वो सब शरीर का निमित्त देख लिया, लेकिन अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते, इससे जरूर अपन कुछ कर सकते हैं, इसलिए इसको जान रहे हैं। अब हम प्रॉफिट लॉस का आ गया समझ में। यदि किसी व्यक्ति ने किसी से प्रश्न पूछा तो हम अपनी आंख को बंद करेंगे, प्रश्न को ले जाएंगे, चाहे व्यक्ति सामने आया हो या मोबाइल पे पूछा हो। पृथ्वी और जल तत्व, जब वायु सबसे नीचे अनाहत चक्र तक 16 अंगुल तक जाती है तो जल तत्व होता है, और जल तत्व तक जा रही हो तो तुरंत तत्काल लाभ होगा, और जब पृथ्वी तत्व यानी कि 12 अंगुल आ रही हो तो उसे थोड़े समय बाद प्रॉफिट होगा। लेकिन जब तिरछी वायु जा रही हो, वायु तत्व चल रहा हो, तो लाभ तो होगा और हानि होगी, रेट ऊपर नीचे चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो आप प्लांट डाल रहे हो, चाहे वो आप फैक्ट्री डाल रहे हो, चाहे वो स्टॉक कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी चीज का काम धंधा कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे जो स्वर निमित्त से आता है जवाब, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। यदि अग्नि और आकाश तत्व आ गया तो कार्य नष्ट हो जाएगा, पैसा सब नष्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते आगे। इसमें चोरी पे चल रहा है, चोरी में ये नहीं, दूसरे फार्मूले पहले डायरेक्ट कैसे लगानी। चोरी, चोरी गई हुई वस्तु कहाँ पर है, चोरी गई हुई वस्तु कहाँ पर है, इस पर हम सबसे पहले जानते हैं। इसमें भी हमारे लग्न का ही रिजल्ट आएगा, लग्न का। ठीक है, इसमें चोरी वाला पेज लग्न के आधार पर। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी लग्न, लग्न निकालना आने लगा सबको, यदि चर लग्न में यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, इन लग्न में प्रश्न पूछा तो निश्चित समझ लेना कि पूछने लग्न के आधार पर कि किसी अन्य स्थान पर वस्तु रखी हुई है। मेष
मेष कर्क तुला मकर चल लग्न में पूछा तो किसी अन्य आपके स्थान पर नहीं, किसी अन्य स्थान पर रखी हुई है। यदि स्थिर लग्न में गए पूछा तो चोरी गई वस्तु उसी स्थान पर है जहां आपकी वस्तु गई है। कभी कभी आपको लगता है कि चोरी गई है, लेकिन वह वहीं पर ही रखी रहती है। कभी कभी आप ढूंढते रहते ना, लेकिन वो वस्तु यदि स्थिर लग्न में पूछा है, स्थिर लग्न कौन सी? वृश्चिक और कुंभ, वृश्चिक और कुंभ। अब द्विस्वाभी लग्न में यदि पूछा है तो वह वस्तु नौकर के पास है या आपके किसी परिचित के पास है। चोरी गई हुई वस्तु किसके पास रखा सामान, ये। अब चोरी गई हुई वस्तु का स्थान बता दिया। अब दूसरा स्थान बताएंगे कि वह फिर से हम जानते हैं कि स्थान एक और मेथड है कि भूमि पे रखा, कि जल में रखा, कि गड्ढा खोद के रख दिया, कि ऊंचाइयों पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया। देखो चोरी गई वस्तु यदि उससे पूछे, मतलब जिस तिथि में आपने प्रश्न पूछा या चोरी गई उस तिथि को लिख लीजिए, लेकिन तिथि ध्यान रखना यहाँ पर शुक्ल पक्ष से गिनी जाएगी। यदि ये आज चौथ होती कृष्ण पक्ष की तो 15 अंक उसके होते और 4 नंबर इसके जोड़े जाते। नहीं सॉरी, कृष्ण पक्ष होता तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां वो जोड़ी जाती और 4 आज के जोड़े जाते। क्योंकि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है तो संख्या हमेशा शुक्ल पक्ष से गिनी जाती है, ध्यान रखना। तिथि संख्या जिस तिथि में आया, आज चौथ को आया तो 4 नंबर लिख लीजिए। बार संख्या शनिवार को आया तो 7 नंबर लिख लीजिए। और प्लस नक्षत्र संख्या, आज आद्रा नक्षत्र है तो ये 6 संख्या लिख लीजिए। अब लग्न कौन सी है? लग्न बदल गई, लग्न अभी वही लग्न है, मतलब धनु लग्न है तो 9 संख्या। और इसके बाद लग्न संख्या के बाद प्लस आप 3 जोड़ लीजिए इसमें, +3। ठीक है, अब ये कितने हो गए? एग्जाम्पल देके बता। ये हो गए आपके 29 हो गए ना। अब 29 में आप 5 का भाग दीजिए तो कितने आ गए? 4 शेष बचे इसमें। ठीक है, 4 शेष बचे तो 4 में कहां पर है वस्तु? 4 में कर्मचारी के पास। अभी भी वहां भी आया था नौकर के पास, यहाँ भी आया नौकर के पास, दोनों मेथड में। यानी मेथड में जादू तो है। मतलब इस समय यदि पूछा जाएगा तो एक ही तरफ दोनों के आंसर टेली हो रहे हैं। ऐसे ही आप 2 मेथड से निकालना, ठीक है ना? 2 मेथड से वर्क करना तो 4 नंबर आ गया। ये यानी कर्मचारी के पास है आपका सामान आ गया। समझ अच्छे से। यदि 1 पे होता तो भूमि पर, जमीन पे रखी है। 2 है तो जल में छिपा दी है। 3 है तो बहुत ऊंचे स्थान पे पहाड़ पे ले गया, या 5वीं 7वीं 10वीं 15वीं मंजिल पे रहता है। और 4 है तो वह निश्चित रूप से कर्मचारी के पास है। 5 है तो जमीन को खोद कर, ऊबड़ खाबड़ जमीन के खोद करके छिपा के रख दी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी मेथड है इनको खोजने के लिए। अब चलते हम आगे। अब किस जाति का व्यक्ति है, चोर की जाति का पता लगाना, ये भी लगाया जा सकता। अब किस लग्न में यदि पूछने आया है व्यक्ति, यदि वह मेष लग्न में आया है तो ब्राह्मण है जाति का जिसने चोरी की है। वृष में की है तो क्षत्रिय है, मिथुन में है तो वैश्य है, कर्क में की तो शूद्र है, और सिंह में की तो अन्य कोई तीसरा है, और कन्या में की है तो स्त्री ने, फीमेल है। और यदि तुला लग्न में की है तो पुत्र है या पुत्र जैसा कोई, जिसको आप बेटा जैसा मानते हो वैसा कोई व्यक्ति है, या मित्र है। और वृश्चिक में की है तो सेवक है, और धनु में की है, अभी तो धनु चल रही है तो भाई है। ये धनु और वृश्चिक के बीच का चल रहा है, यहाँ ट्रांजिशन जोन है। सेवक फिर से लगभग वृश्चिक और धनु सेवक के पास में ही आ रहा है, और धनु भाई है। मकर वैश्य है, और कुंभ है तो क्या है, कभी कभी कोई सामान चूहा लेके चला जाता है, जानवर उठा के यहाँ का वहाँ कर देता है तो भी आपके सामान नहीं मिलता है, या कोई सामान किसी पक्षी या किसी के द्वारा यहाँ वहाँ कर दिया गया है। मीन है तो पृथ्वी के नीचे है वस्तु। इस तरह से आपके उनको जान लिया। अब हम जानते हैं बहुत गजब की चीज मैं सिखाने जा रहा हूं। यदि कृष्ण पक्ष की तिथि कैसे कहने, भगवान मैंने बताया ना, तुम्हारा दिमाग कहाँ जाता है उस समय प्रभु।
यदि मान लीजिए आज शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष को हटा दीजिए, ये कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की चौथ है, ठीक है, तो आपको शुक्ल पक्ष के 15 दिन जोड़ना पड़ेंगे। बल्कि उसमें ये देखा जाएगा कोई तिथि गड़बड़ तो नहीं हुई, 15 ही रही है कि नहीं। यदि कोई एक तिथि कम गई हो तो 14 जोड़ना पड़ेंगे और बढ़ गई हो तो 16 जोड़ना पड़ेंगे। ऑलमोस्ट कम बढ़ बहुत रेयर महीनों में होती है तो वहीं के वहीं मैनिपुलेट हो जाती है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि आपका जवाब गलत ना हो। आप अकेला प्रश्न निमित्त सीख गए ना तो दुनिया में छा जाओगे, इतना ही बहुत है आपके लिए। यदि प्रश्न निमित्त, कई लोग अकेले सिर्फ जवाब बताते हैं, कई लोग अकेला यही काम करते हैं, लाइन लगी होती है, 100-200 लोग लाइन में लग करके प्रश्न का जवाब देते हैं और सही निकलते हैं। यदि ये आपकी आज की 2 घंटे की क्लास आपके दिमाग में चली गई ना पूरी तरह से, मजा आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से जोड़ लेंगे। अब आपके लिए एक और खास बात समझाने बताने जा रहा हूं मैं कि चोरी गई हुई वस्तु का उस व्यक्ति का नाम कैसे निकालोगे, कितने अक्षरों का नाम है। इसके बाद शब्द भी निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए संयुक्ताक्षर का ज्ञान नहीं है, वरना मैं आज वो भी सिखाता। उसके लिए मुझे 2 या 3 क्लास चाहिए पड़ेंगी। इसके लिए यदि किसी व्यक्ति ने मेष कर्क तुला मकर लग्न में यदि प्रश्न किया तो उसके 2 अक्षरों का नाम होगा। वहां जाति पता चल गई और यहां पर उसके अक्षर पता चल गए। जहां जहां गैस करते ना, यदि जैसे आपने नाम जय 2 नाम का है, 2 अक्षरों का है, ठीक है, 2 अक्षर का जय नाम, राम 2 अक्षरों का है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता गैस कर लेंगे। यदि मेष कर्क तुला मकर लग्न में, यदि 10 से वृश्चिक कुंभ लग्न में पूछा है तो 3 या 3 से ज्यादा अक्षरों का है। वह जो भी चोर है उसका नाम जो है 3 से है या 3 से ज्यादा का है। लेकिन 3 का भी हो सकता, 3 से ज्यादा या 3 से ज्यादा 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी हो सकता है नाम का। अब यदि मिथुन कन्या धनु और मीन लग्न में प्रश्न पूछा है तो 100% 3 का ही होगा। और इसमें वृष से वृश्चिक कुंभ में 3 का कम 4 या 5 का होता है, 3 से ज्यादा का ही होता है। इस तरह से आप चोर के नाम का अक्षर की संख्या बता दोगे कि 2 या 3 या 4। अब यदि आप उसका पहला अक्षर जानना चाहते हैं तो उसके आपके लिए संयुक्ताक्षर, टवर, कवर, ये सब जानना पड़ेंगे। उसका ज्ञान होना आपको जरूरी है, तो उससे भी जान सकते हैं। अथवा एक और मेथड है, जो शब्द आपके मुंह से पहला शब्द निकला होता है तो वह उसका पहला शब्द अक्षर होता है। आपने कहा गुरुजी, तो गुरुजी का आकर के कहा तो गु गा शब्द पहला होगा उस चोर का। गणेश तो गा शब्द। अब जब आप लास्ट शब्द बोलेंगे या उसमें थोड़ा सा है इस तरह से निकालना, कई मेथड है निकालने की। एक ये विधि है, दूसरी आपके प्रश्नकर्ता के आपने प्रश्न किया उसमें के जो आई ऊ स्वर और व्यंजन की संख्याओं से निकाले जाते हैं। वो अभी वहां पर पहुंच पाना, इतना मुझे उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, अभी नहीं दे सकते। अभी तो आप कितने अक्षरों के हैं। अब और आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि प्रश्न के बाद, इसके बाद प्रश्न में चोरी गई वस्तु घर में है कि बाहर है, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछने आया और अपने पॉकेट के अंदर जेब में हाथ डाले हुए हैं, तो चोरी की हुई वस्तु आपके घर में चोरी हुई नहीं है, वस्तु घर में ही है। क्या गजब की बात है। निमित्त ज्ञान भी अल्टीमेट है। मतलब चोरी गई हुई, जब आप प्रश्न पूछोगे ना, प्रश्न पूछते समय यदि आप पॉकेट में हाथ डाल करके किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपकी चोरी की गई हुई वस्तु आपके घर में ही है, बाहर
नहीं गई है। और यदि जेब से बाहर निकाल करके प्रश्न पूछते हैं तो चोरी गई वस्तु बाहर चली गई है। अब हम चलते आगे से, ये तो हमने बहुत पूछ लिया। अब इसको चोरी गई वस्तु मिलेगी कि नहीं स्वर से, ठीक है। स्वर से कैसे जानोगे? स्वर से तो कंफर्म पता चल जाता है किस दिशा में गई है और कहाँ रखी है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। वैसे सब लगभग 75% 90% लोगों ने स्वर की क्लास अटेंड की है, तो आप तो पता चल जाता है ना आपके लिए। वहां मैंने कहा था मैं शब्द बताऊंगा, वो इसी के लिए कहा था, प्रश्न निमित्त से। हाँ जी, YouTube पे मैंने पूरी चोरी गई हुई वस्तु की या स्वर का बेसिक ज्ञान मैंने पूरा का पूरा स्वर का बेसिक ज्ञान का एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है, वो आप सभी देखें। मैं आज आपके ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और अच्छी लगे तो लिंक को सब जगह आप शेयर भी कर देना, ठीक है, अपने परिचितों को इसका बेसिक ज्ञान हो जाए। अब मैं बात करूंगा कि कैसे जानोगे चोरी गई हुई वस्तु। आपसे कोई पूछने आया और आपने अपना तत्व देखा, इसमें स्वर नहीं, पहले तो स्वर देखा। यदि खुद आया है और नहीं आया और फोन पे पूछ रहा तो तत्व देखोगे। यदि पूछने आया है और भरे में आकर के पूछ रहा है तो वस्तु मिल जाएगी, खाली में पूछ रहा है तो नहीं मिलेगी। जो नाक चल रही है उसी तरफ आके खड़ा हुआ मिल जाएगी, जो नहीं चल रही है उस तरफ आके खड़ा नहीं मिलेगी। यदि वह पृथ्वी तत्व में पूछ रहा है, जल तत्व में पूछ रहा है तो 100% मिल जाएगी, जल्दी मिलेगी। यदि पृथ्वी तत्व में पूछ रहा है तो मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यदि अग्नि तत्व में पूछ रहा है तो मिलेगी नहीं, नष्ट हो गई है। और वायु तत्व में पूछ रहा है तो खबर तो मिलेगी लेकिन मिल नहीं पाएगी, मिलेगी तो अच्छी अवस्था में नहीं मिलेगी। आकाश में पूछ रहा है तो नष्ट ही हो जाएगी। अब किस दिशा में गई है वस्तु, वो कहाँ रखी है, वो भी पता चल जाता है। वो कैसे, मैं बता रहा हूं। अब यदि आपने तत्व को देखा, तत्व देखा उस समय, और आपका तत्व आपने देखा कि जल तत्व चल रहा है, किसी ने पूछा और आपने 16 अंगुल, आप क्या करेंगे जब आपसे कोई पूछेगा? आप आंख बंद करेंगे, 1 मिनट के लिए प्रश्न अंदर ले जाएंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। सांस में यदि सांस में यदि वह पूर्व दिशा में गई है, वो कहाँ गई थी? ये पश्चिम दिशा में गई थी, जल के पास रखी थी। और यदि वह पृथ्वी तत्व में पूछ रहा है तो मिल तो जाएगी, और उसने जमीन में खोद करके या बेसमेंट में कहीं पर रख दी है वस्तु को, और वह पूर्व दिशा में गई है वस्तु, ईस्ट डायरेक्शन में गई है वस्तु। ऐसे मैंने पिछले बार की क्लास में स्वर विज्ञान में जो लॉकडाउन के टाइम पे ली थी, कितने लोगों के सामान गुमे थे बताए थे, उनने अपने अनुभव शेयर किए थे। 100,000% उनको वो वस्तु मिल गई थी। इसमें भी इस ग्रुप में जो अटेंड कर रहे हैं उनके भी सामान गुमे थे। जैसे साहे जो कर रही हैं, उनके एक रिश्तेदार ने सामान गुम गया था और मैंने कहा वो मिल जाएगा, और वास्तव में वो मिल गया। तो वो घबरा रहे थे कि घर में नहीं है, मैं कह रहा था घर में ही है, मिल जाएगा। सोना गुम गया था, जय भगवान जी का भी गुम गया था। उनने भी पिछले बार आपको सुनाया था कि 3 महीने बहुत महीने हो गए थे,
और वो व्याकुल हो रहे थे कि विश्वास हट गया था, लेकिन वास्तव में वो चीज मिल गई और घर में ही मिली। और मैं जब भी वो पूछते थे, मैं बार बार कह देता घर में ही है, मिल जाएगी। तो उनको विश्वास हटने सा लगा था, लेकिन वो सोचते थे कि अरे यार, जब बोला है भगवान, ये राजन जैन की वाणी नहीं है, ये स्वर विज्ञान प्रभु का है, सुखचंद आचार्य ने रचित किया। सुखचंद आचार्य कभी गलत नहीं हो सकते। जो निमित्त ज्ञान में पढ़ा रहा हूं ये मेरा नहीं है, राजन जैन का समझ के नहीं, ये तो जो भद्रबाहु स्वामी अष्टांग निमित्त के धारी उनका है। तो इस तरह से आप एक बार बता दीजिए ना दिशाओं का पीपीटी। देखिए इन दिशाओं में ये तत्व रहते हैं, तो इससे हम पता चल जाता है कि जिस तत्व में पूछा हो, जैसे उत्तर दिशा में गई है तो वह आपके लिए वायु तत्व चल रहा होगा, तो आप समझना उत्तर दिशा में गई है और वस्तु ऊपर रखी है। और यदि अग्नि तत्व में पूछा है तो दक्षिण में गई है और वह आग के नजदीक है, आग या धुआं या कुछ ऐसा वहां पर है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए इससे पहले अभी बनाया था ना आपने भविष्यवाणी चोरी की, ये नहीं, वो चला कहाँ है वो, ठीक है। हाँ हाँ, चोरी गई हुई वस्तु कहाँ पर है, ये आपके लिए शेयर किया जा रहा है, इसमें देख लीजिए। वो भी सही था, लेकिन वहां पर ये ज्ञान नहीं हो पाएगा कि जिस दिशा में जिस तत्व का होता है, तो जो तत्व आपका चल रहा होता है वो वस्तु उस दिशा में गई हुई होती है। तो आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपका वायु तत्व चल रहा है तो वस्तु उत्तर दिशा में गई है, ऊंचे पे टंगी हुई है। यदि वह पूर्व दिशा, यदि पृथ्वी तत्व चल रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में गई है और जमीन के नीचे रखी है, गाड़ के रखी बेसमेंट में। यदि आपका अग्नि तत्व चल रहा है तो साउथ में गई है, अग्नि वहां पर जल रही है। और यदि आपने जब पूछा तो जल तत्व चल रहा है तो वह वेस्ट डायरेक्शन में गई है और जल के नजदीक रखी हुई है। इस तरह से हम चोरी गई हुई वस्तु का स्वर विज्ञान से भी मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट निमित्त मैं बता रहा हूं, चोरी गई हुई वस्तु का आप किससे और मालूम कर सकते हैं? नक्षत्रों से। लेकिन वो बहुत जो मैंने बताया था कि नक्षत्र हमारे क्या होते हैं, अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन, और इन नक्षत्रों से किस नक्षत्र में वस्तु गई है उससे भी पता लगा देते हैं। जैसे कि माघ, मघा और पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी नक्षत्रों के आधार पर देखिए, एक नक्षत्रों का चार्ट नोट डाउन करना। इसमें देखिए मघा, पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी नक्षत्र में मघा, उत्तरा फागनी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि कोई चोरी जाती है तो निश्चित रूप से वह वस्तु कहां पर होती है? वह वस्तु आपकी निश्चित रूप से कोई वस्तु घर के भीतर ही होती है। लेकिन हस्त, चित्रा और स्वाति विशाखा नक्षत्र में जाती है, अनुराधा और ज्येष्ठा मूल, तो फिर इनमें क्या पर होती है? कोई भी वस्तु आपके घर से बहुत दूर चली जाती है। फिर से बोलूं? अच्छा लिखिए आप, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा। अनुराधा के बाद ज्येष्ठा, मूल, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र, ये सब सामने लिखे, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, हस्त, चित्रा, स्वाति, ठीक है ना, लिखते जा रहे हैं आप। विशाखा, विशाखा, अनुराधा, सब क्रमशः लिखे हुए, ज्येष्ठा और मूला। इन नक्षत्रों में यदि वस्तु खोती है तो आपके यहां से दूर पर जाकर के रखी हुई है। अब ये चलते हैं शतविषा, पूर्वा भाद्र। दूसरी लाइन में आ जाइए, धनिष्ठा, धनिष्ठा को ले लीजिए, नहीं पूर्व श्रवण और धनिष्ठा तो कोई, शतविषा, पूर्वा भाद्र, शतविषा, पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती, रेवती के बाद पुनः आप ले लीजिए, रेवती के बाद अश्विनी और भरणी, क्रमशः हो तो अश्विनी, भरणी, कृतिका,
अश्विनी, भरणी और आपके कृतिका, इन नक्षत्रों में यदि कोई जाती है खोई हुई वस्तु तो निश्चित रूप से वह आपके आसपास पड़ोस में ही खोई हुई होती है। कृतिका को छोड़ दी, कृतिका का थोड़ा सा कृतिका हटा दीजिए भरणी तक। तो ये क्या होती है कि इसमें आपके पड़ोस में ही आपकी वस्तु है, लेकिन अब उनको नोट करिए, उनमें कट्टिस डाल लीजिए जिनमें गई हुई वस्तु नक्षत्रों में कभी नहीं मिलेगी। कृतिका में मिलती नहीं है, कब विशेष प्रयास पे मिलती है, अति प्रयास पे। रोहिणी वहां जाइए, रोहिणी के बाद मृगशिर, लगातार ले लीजिए आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य, अश्लेषा, इनको कट्टिस डाल दीजिए, सब पे कट्टिस डाल दीजिए। इन पे खोई हुई वस्तु कभी नहीं मिलती। अब यदि पहले की लाइन का हॉरिजॉन्टली लाइन डाल लीजिए, ये क्या कहलाते हैं? अंधलोचन नक्षत्रों में, अंधलोचन नक्षत्र, ये सारे अंधलोचन हैं। इन नक्षत्रों में यदि चोरी गई हुई वस्तु जाती है तो ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और शीघ्र मिल जाती है। ये सब शीघ्र मिला देते हैं। लेकिन अभी हमने बताया था कि आपको कि इनमें मिलती नहीं है। किसमें बताया था? रोहिणी और पुष्य में। इसमें रोहिणी और पुष्य में गई है तो विशेष प्रयासों के बाद किसी दूसरे की हेल्प लगेगी और वस्तु ईस्ट डायरेक्शन में जाएगी और शीघ्र मिलेगी। लेकिन नीचे के जो दो नक्षत्र मध्यलोचन और सुलोचन में, इनमें जाती है वस्तु तो मिलती नहीं है, अधिक प्रयास करने पर ही मिलती है। इस तरह से चोरी के बारे में आपने मालूम कर लिया। अब हम चोरी के बाद मालूम करते हैं कि बेटा होगा का बेटी। आज प्रश्न वित्त में काफी समय इसी में लग गया, चोरी तक ही हम अटके रह गए। तीसरा था, अब चौथा, बेटा या बेटी, कोर्ट की सफलता असफलता, और आपके नेक्स्ट होगा बेटा बेटी की जानना है, और कोर्ट कचहरी का जानना है, और रोगी ठीक होगा कि नहीं, हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी। ठीक, देखिए रोगी का जितना अच्छा आपको स्वर विज्ञान में बताया जाता है उतना किसी में नहीं। और बेटा और बेटी का, चलिए मैं पहला फार्मूला बेटा बेटी का बता देता हूं। स्वर विज्ञान के माध्यम से लड़का या लड़की का कैसे बताया जाएगा। यदि किसी ने प्रश्न पूछा कि, और उस समय आपने स्वर देखा, यदि सूर स्वर चल रहा है तो लड़का होगा, चंद चल रहा है तो लड़की होगी, और दोनों चल रहे हैं तो जुड़वा होंगे, दोनों चल रहे हैं तो जुड़वा होंगे। अब दो होंगे तो क्या होगा? यदि दोनों बराबर चल रहे हैं, बिल्कुल बराबर, मतलब दोनों नासिका छिद्र से वायु बराबर चल रही है और सामने वाले के दोनों बराबर चल रहे हैं, तो पहले यदि आपका जरा सा सूर ज्यादा चल रहा है, उसका भी सूर ज्यादा चल रहा है, तो दो लड़के होंगे जो प्रश्न पूछा। और यदि लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा आपकी चल रही है और राइट कम चल रही है तो एक लड़की एक लड़का होगा, और उसका विपरीत चल रहा है तो एक लड़का एक लड़की होगा। ठीक, और यदि दो लड़की होगी तो उसका भी लेफ्ट ज्यादा चल रहा है और सामने वाले का लेफ्ट ज्यादा चल रहा है। ठीक, तो इससे लड़का लड़की का आप जान जाएंगे। लेकिन प्रश्न मैं इसमें एक और है बात, वो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, उससे भी लड़का लड़की का आप जान जाओगे। नहीं बना? अच्छा, एक और है फार्मूला, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि इसमें भी है कि तिथि पहर बार, इसमें क्या है फार्मूला मैं करके बता दे रहा हूं आपको, कि जिस पक्ष में वो कोई व्यक्ति आपसे पूछने आया, ठीक है, तो पक्ष, अब आपको लिखना तिथि प्लस पहर प्लस बार प्लस नक्षत्र, करते जाइए ना आप। देखिए जैसे अभी क्या तिथि है, तिथि लिख दीजिए पहले। तिथि आज कौन सी है? तिथि है आज चौथ। पहर कौन सा है? अब तो लग गया छठवां पहर, 9 बजे के ज्यादा हो गए तो छठवां पहर हो गया।
तो पहर लिख दीजिए 6, बार आज लिख दीजिए 7, नक्षत्र तिथि मैं लिख रहा हूं, देखिए इसको ऊपर करिए, ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ, तिथि भैया ऐसे करो थोड़ा उठ के, या मैं इसी में लिख दे रहा हूं। तिथि, आप पहले तिथि लिखिए, तिथि बार, ठीक है, पहर प्लस नक्षत्र, ठीक है। आपने तिथि, पहर, बार और नक्षत्र इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद इनको आपने जोड़ दिया, तो क्या जोड़िए आप। इसके बाद इसमें से 1 घटाकर 7 का भाग -1, अभी तक आपने माइनस का नहीं हुआ, -1, और फिर आप 7 का भाग दे दीजिए। अच्छा, -1 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 7। यदि विषम अंक ऑड नंबर रहे और इवन, यानी ऑड मतलब विषम संख्या रहे, यदि विषम अंक रहे तो पुत्र, और इवन सम संख्या रहे, सम अंक रहने पर कन्या, पुत्री। अब चलिए, किसके यहां होना है बताइए, कोई प्रश्न पूछ लीजिए तो हम बता देंगे। देखिए, तिथि आज कौन सी है? तिथि आज चौथ है तो 4 होगा, ठीक है। बार आज 7 है तो 7 लिख लीजिए, जोड़ते जाइए आप, लीजिए जोड़िए आप। तिथि आज 4 और 7 बार 11 हो गए। पहर आप छठवां मान लीजिए, छठवां पहर आ गया। नक्षत्र 6, छठवां है नक्षत्र आद्रा, -1 तो 22, -1 कर लिया, 12 और ये 22, ठीक है, 23 हुए। अब 22 में भाग दे दीजिए 7 का, 22 7, तो ये 7 1 शेष रहा, 1 बचा, ऑड नंबर यानी पुत्र। बस ऑड नंबर आया तो पुत्र है और इवन नंबर आया तो पुत्री, तो ऑड नंबर तो आया, विषम संख्या बची ना शेष, तो पुत्र। अब दूसरा तरीका मैंने बता ही दिया, पुत्र पुत्री का, ये सबसे बढ़िया है। ऐसे 3-4 मेथड है, लेकिन इसमें से आप यही 2 बहुत बढ़िया है। ऑड नंबर बचा तो पुत्र। अब मैं बता रहा हूं रोगी और कोर्ट का, और बस फिर आज की क्लास यही समापन करेंगे हम। यदि कोई रोगी फोन पे पूछ रहा है, ये सिर्फ स्वर विज्ञान का है, वहां काय का बना दो, रोगी का बना है क्या? हाँ जी, रोगी के लिए, यदि रोगी का, सबसे पहले हम स्वर विज्ञान से रोगी का समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे ये प्रश्न कुंडली से भी बताया जाता है कि 7वें ग्रह में शुभ ग्रह हो तो रोगी जल्दी ठीक होता है। यदि 7th हाउस मैंने बता दिया, यदि 7वें में हो तो ठीक होता, और 7वें ग्रह में अशुभ ग्रह हो तो रोगी विलंब से ठीक होता है। क्या करना है आपको? उस समय की, जब प्रश्न पूछने व्यक्ति आया, उस समय की कुंडली बनाना है। शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, बुध है, ये आपके क्या है? शुभ ग्रह। सूर्य है, राहु है, शनि है, मंगल है, ये अशुभ ग्रह। तो यदि ये ग्रह बैठे हुए 7वें घर में, तो अशुभ बैठे तो रोगी विलंब में ठीक होगा, ठीक नहीं होगा, और शुभ ग्रह बैठे हैं तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब दूसरा निमित्त प्रश्न से, आपका जो रोगी है नेम लेटर
उनके नाम की संख्या, गुणित कर दें, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यदि रिमाइंडर इज 1, एक शेष रहे तो क्विक रिकवरी होगी, जल्दी ठीक होगा, और 2 शेष रहे तो धीरे धीरे रिकवरी होगी, और 3 शेष रहे तो हाई रिस्क रहेगी। 3 में क्या 0 रहेगा, मतलब 0 समझे या 3, क्योंकि बराबर बराबर 3 का तो भाग ही दे रहा है। ठीक, ये फार्मूला बहुत बढ़िया है। और स्वर विज्ञान से यदि किसी ने पूछा, जैसे अभी दिन भर लोग मेरे से पूछते हैं, कल ही एक ऐसा फोन आया मेरे पास, इंदौर दिल्ली की घटना है, 5 बजे फोन आया कि सौरभ का तबीयत बहुत गड़बड़ हो रही है कोरोना में, क्या? मैंने कहा कुछ कर डालो। मुझे जैसे ही मैंने देखा तो आकाश तक तो आ रहा था, मतलब मैं समझ गया, मैंने अपने घर पे कि ये नहीं बच सकता। आज किसी का फोन आया है, उसको भी कहा मैंने कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये नहीं खबर सुन लेंगे, और 2 घंटे बाद खबर आ गई कि बस वो नहीं रहे, शांत हो गए। तो निश्चित रूप से स्वर विज्ञान में यदि अग्नि तत्व चल रहा होगा, आकाश तत्व चल रहा होगा, तो वो नहीं जीवित रहेगा। और जल और पृथ्वी चल रहा होगा, जल चल रहा तो तुरंत ठीक हो जाएगा, पृथ्वी चल रहा तो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, और वायु तत्व चल रहा है तो लंबे समय तक कष्ट रहेगा, बाद में मृत्यु होगी। दूसरा, ये आपको तरीका समझ में आ गया प्रश्न से। अब नेक्स्ट मूक प्रश्न, कौन सा प्रश्न लेकर के व्यक्ति आया है, लग्न से समझ में आ जाएगा क्या प्रश्न पूछने आया है। यदि मेष लग्न में व्यक्ति आता है तो वह अपने मन में मनुष्यों की चिंता, वो उसके लिए अपने भाई बहन किसी ना किसी की चिंता है, उनके प्रश्न पूछने आया है। वृष लग्न में आया है तो गाड़ी वाहन या जानवरों से संबंधित, गाड़ी खो गई, गाड़ियों से संबंधित प्रश्न। और मिथुन लग्न में आया है तो गर्भ की चिंता है कि बेटा बेटी होने वाला है, क्या करूं, उसका समय चल रहा है। कर्क लग्न में आया है तो व्यापार की पूछने आया, व्यापार से संबंधित, व्यापार में प्रॉफिट होगा, हानि चल रही, पैसा खा लिया। या सिंह लग्न में आता है तो अपनी बात करने आता है, खुद की समस्या। और कन्या लग्न में आता है तो स्त्री, और ऊपर करें बाकी लग्न, अपने कन्या लग्न में यदि आता है तो अपनी पत्नी की चिंता, क्योंकि 7 नंबर है ना। और तुला लग्न में आता है तो धन की, और वृश्चिक लग्न में यदि प्रश्न पूछता है तो रोग से संबंधित प्रश्न लेके आया है। और धनु लग्न में पूछने आया तो शत्रु की। और मकर लग्न में पूछने आया है तो वह उसे शून्य है, मतलब उसे कोई नहीं, मस्त ऐसे मिलने आया है। और कुंभ लग्न में है तो भूमि संबंधी, स्थान संबंधी समस्या को लेके आया है। मीन लग्न में आया है तो देव चिंता, यानी भगवान की चिंता, भगवान के मंदिर की चिंता, ऐसे चिंता करने आया है। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछने आया है व्यक्ति, उसके पहले ही आप आंसर लिख दीजिए लग्न देख करके कि प्रश्नकर्ता इन प्रश्नों को लेकर के मेरे पास आया है। तो वह आश्चर्यचकित रह जाएगा कि ये तो भगवान जैसे हो गए, ये देवता बन गए, ये तो सब जान जाते हैं कि मैं आज रोगों पे बात करने आया, मेरे को ये तकलीफ है, या मेरा पैसा तो वृश्चिक लग्न में पूछ रहा है, तो ऐसा जैसे अभी चल रही है धनु लग्न, तो शत्रु के इनसे दुश्मनी, इनसे, तो अभी हम धनु लग्न में बात कर रहे हैं। इसी तरह से हमने स्वर विज्ञान के माध्यम से भी जाना था कि वह कोई व्यक्ति मूक प्रश्न लेकर के आता है तो किसकी चिंता लेके आता है। यदि पृथ्वी तत्व में आता है वो भी निकाल सकते क्या, यदि पृथ्वी तत्व में आता है, स्वर के माध्यम से भविष्यवाणियां, यदि पृथ्वी तत्व में आता है तो वह अपने बच्चों की, प्रॉपर्टी, इन सब की चिंता लेकर के आता है। और यदि वह अग्नि तत्व में आता है, वायु तत्व में आता है, तो वह एनर्जी से संबंधी या बाहरी हवा के प्रकोप से संबंधी, इनसे, तो वो मैं आपको एक बता दे रहा हूं फिर से। हालांकि स्वर विज्ञान में आपने पढ़ा था कि आप चिंता किसकी लेके आए हैं। यदि ये पीला दिख रहा है तो यह है पृथ्वी तत्व। यदि कोई प्रश्नकर्ता पृथ्वी तत्व में आया तो वह व्यापार और धन संपत्ति की चिंता को लेके आता है, ठीक है। यदि अग्नि तत्व में प्रश्न पूछने आया है
तो झगड़ा विवाद कोर्ट कचहरी की चिंता का प्रश्न लेकर के आया है आपके पास। यदि पृथ्वी तत्व में पूछ रहा है, जब वो प्रश्न पूछ रहा है, जब वो आपके पास आया है, तो आप लिख देना कि वो व्यापार या धन दौलत संबंधी प्रश्न पूछने आया। कागज लिख करके उसके सामने नीचे रख देना बिना प्रश्न पूछे उसके। और अग्नि में आता तो कोर्ट कचहरी झगड़े की, और यदि जल तत्व में आता है, सफेद दिख रहा ना जल तत्व, संतान सुख शांति की, कि बहुत सुख शांति चाहिए। और यदि वह वायु तत्व में पूछता है तो उसके लिए कोई बाहरी हवा, बेंतर बाधा, भूत प्रेत, टोना टोटका, निगेटिव एनर्जी की बात करने आता है। और आकाश तत्व चल रहा हो उस समय यदि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है कुछ बात करने के लिए, तो कह देना कि वो अध्यात्म की बात करेगा, आत्मा की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, अपने जीवन के उत्थान की बात करेगा, आध्यात्मिक उत्थान की बात करेगा। इस तरह से हम उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति मेरे पास आता है, उसके हम सारे के सारे प्रश्नों के जवाब हम जान जाते हैं कि वह अंदर कौन सा लेके आया है। क्योंकि उनकी आत्मा जब मेरी आत्मा से कनेक्ट होती है तो वह आत्मा की बातों को पढ़ करके समझ जाती है, और उस रूप में आपके स्वर के और तत्व के रूप में आपके नास का छिद्र से प्रवाहित हो जाती है। तो अब हम आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आपकी आज कोई शंकाएं बची नहीं होंगी, क्योंकि शंका समाधान सत्य को आपने बीच बीच में ही ले लिया, वहीं पूछते जा रहे थे जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग सब शरीर की वास्तु अपनी खुद की वास्तु अष्टांग निमित्त वास्तु है, वह पहले जानना चाहिए। इसलिए मैंने अष्टांग निमित्त पढ़ाया, फिर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर वास्तु पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और भी जो भी प्रश्न है आप बोलते जाइए, मैं आप सबके जवाब देने के लिए तैयार हूं। कोर्ट केस, भगवान कोर्ट केस के लिए कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट केस का विवाद का प्रश्न लेकर के आता है, तो यदि स्वर के अनुसार उसका जवाब दिया जाता है, यदि भरे में आता है तो कोर्ट केस जीत जाएगा, यदि खाली में आता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। यदि फिर फोन पे पूछता है, जल पृथ्वी में पहुंचता है तो उसके सक्सेस हो जाएगा, जल में पूछता है तो जल्दी जीत जाएगा, और पृथ्वी में पूछता है तो लेट कोर्ट केस में जीतेगा, लेकिन जीतेगा अवश्य। और यदि अग्नि में है तो हार ही जाएगा, वायु में है तो ढुलमुल है, बीच का भी हो सकता है, और यदि आकाश में है तो 100% हार जाएगा। इसी तरह से कुंडली में ग्रहों को देख करके भी हम हमेशा लग्नेश और दशमेश को देखते हैं। इन पर यदि बलवान ग्रह बैठे हो, जब कोई प्रश्न पूछ रहा हो, लग्नेश और दशमेश दशम भाव, यदि इनमें शुभ ग्रह बैठे हो या इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है कि इन योग के होने से वो व्यक्ति जीत जाता है। अब इसके बाद पाप ग्रह लग्न, इस विषय को मैं कल ले लूंगा। अभी आप प्रश्नों को जवाब बताते जाए, प्रश्न के जवाब। अच्छा, चलिए, मनु जैन जी यूएसए से, अमेरिका से, वह भी अष्टांग निमित्त की पुस्तक में अपनी सहभागिता निभा रही हैं, और 2100 रुपए उनके तरफ से भी उनके पुण्य की, ज्ञानदान की अनुमोदना करता हूं। और वह इस पुस्तक में सहभागिता निभा रही हैं। ये अपने सभी मंदिरों और लाइब्रेरी में अवश्य रखवाएं, और शीघ्र गतिशीघ्र कामना करें, मनोवांछित करें कि यह पुस्तक जल्दी छपके आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि इसे तो शुरुआत लास्ट ईयर मई से ही शुरू हो गई थी। शायद आपको ये बात मैं नहीं बता पाया कि लास्ट ईयर भी ये क्लास मई में हुई थी, और इस वर्ष भी मई में और उसी समय में पक्ष में हो रही है। हाँ, नेक्स्ट। रिमाइंडर डेसिमल में कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। डेसिमल में कैसे आ जाएगा रिमाइंडर? अरे भगवान, यदि पॉइंटों में सोचोगे तो पॉइंटों में आएगा, आ ही नहीं सकता। मेरी पुत्री के हाथ में 4 झंडे हैं, 3 पूरी तरह से मुख्य रेखाओं पर, 2 स्वास्तिक और मछलियां भी है, और एक हाथ में मंदिर भी है। तो कैसा रिजल्ट रहेगा? बहुत 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 बढ़िया रहेगा। देखिए, जिस व्यक्ति का मैं हाथ बता रहा था उसके हाथ में भी 3 स्वास्तिक थे, एक ही जगह बताए गए थे,
3 स्वास्तिक थे, बहुत बढ़िया रहेगा। झंडे हैं तो बहुत बढ़िया, झंडे को देखना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अति शुभ रहेगी आपकी बेटी, बहुत बढ़िया। उसका प्रिंट जरूर भेजिएगा मेरे पास। पेंडुलम और डाउजर से पूछ सकते हैं क्या किसी पर? निश्चित रूप से पेंडुलम और डाउजर से भी आप प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं, बशर्ते याद रखना आप डाउजर हो। आज सब लोगों ने पेंडुलम ले लिए, सब लोगों ने रॉडें उठा ली, लेकिन क्या वास्तव में आप डाउजर हैं? डाउजर उसे कहते हैं जो जिसके स्वप्न 100% सत्य निकलते हो, जो सबसे ऊपर छत पर पहुंचे 27 फ्लोर पे और फिर नीचे देखे उसके पैर और शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता हो। बहुत सारे फैक्टर हैं, वो नियम विवाद में। हाईली सेंसिटिव पर्सन हो, हाईली सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव कि वो अपने स्वप्न में ही पूरा पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो स्वप्न में ही। जब मैं तो जब पढ़ाता था बच्चों को, मैं उनके एग्जाम पेपर को भी रात में मुझे दिख जाते थे, पूरा पेपर एग्जैक्ट हूबहू। पंखा भी चलाना है। हाँ। कुंडली कैसे बनाते हैं? कुंडली आप देखिए, कुंडली बनाना कोई टफ नहीं है। आप तो सीधे सीधे कुंडली प्रो आप ऐप डाल लीजिए अपने उसमें मोबाइल में, और आप उसमें डाटा डालिए, फटाफट 1 मिनट में कुंडली बन जाती है। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार और शनिवार का नंबर आपने साथ बनाया, दोनों साथ में? नहीं, शुक्रवार और शनिवार का दोनों साथ थोड़ी बनाया। रविवार को एक जो आपके रेलवे रिजर्वेशन में नंबर चलते वही है। रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, शनि 7 और रविवार को तो 1 से शुरू हो गया काम। क्या होता है समझ नहीं आ रहा। लग्न, भगवान लग्न समझ में नहीं आएगा। आप तो एक काम करिए, जो लग्न मतलब जिस समय उसने प्रश्न पूछा है तो उस समय की लग्न यानी कि वह राशि का समय काल चल रहा है। यूं आपको समझे नहीं आएगा, ज्योतिषी नहीं है आप तो कुंडली में डालिए ये। जैसे पहला, यदि आपने कुंडली बनाई उस समय की और पहला जो खाने पे आया ये लग्न है, ठीक है। ये नंबर जो लिखा हुआ है ये लग्न है। ये कौन सा 9 नंबर है? ये है आपकी धनु लग्न। तो आपको 12 राशि याद करना पड़ेगी। मेष 1, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 मतलब कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। इस तरह से आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ जी, बताइए सभी। अच्छा, सविता गुप्ता जी की तरफ से भी 2100 रुपए निमित्त ज्ञान की जो अष्टांग निमित्त की पुस्तक के लिए प्राप्त हुए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जैन दिल्ली की तरफ से 3100 रुपए इस निमित्त ज्ञान की पुस्तक को लिखने के लिए। प्रदीप जैन जी के दिलीप जैन उदयपुर की तरफ से 2100 रुपए इस अष्टांग निमित्त की पुस्तक के लिए प्राप्त हुए, उनके लिए बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद। इसमें तो भैया ऋषभ जैन की तरफ से भी कोई राशि आई हुई है, वो भी अपना सहयोग देना चाहते हैं। ये आपके लिए स्वर विद्या में भी मैं चाहता हूँ, क्योंकि स्वर विद्या, क्योंकि मैं ये जो आप दान दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये पुस्तकें साधुओं के पास पहुंचे, क्योंकि श्रावक के तो आपको पुण्य लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्वर विद्या की पुस्तक साधुओं के पास पहुंचती है। तो मैं इन दोनों में ही आपका अंशधारिता उसमें डालूंगा, और स्वर विज्ञान की और ये पुस्तक भी आपको प्राप्त होगी। आप अपने हाथ से साधुओं को भी दीजिएगा। सारी दुनिया खुश रहे उसके लिए कौन सा स्वर यूज करें? सारी दुनिया खुश रहे उसके लिए एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप सुबह उठ करके मनोवांछित करें, तो एक ही भावना पाए कि पूरे विश्व में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। सांस को खींचें और अपने मणिपुर चक्र पे हृदय में रोक के रखें। हृदय से मणिपुर चक्र तक ले जाएं सांस को, और पैर उसको जमीन पे रखें, मिला दें। जब दोनों पैर जमीन पर मिल जाएं, तब सांस को छोड़ें
और रुकी हुई सांस में ये सोचें कि पूरे विश्व में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, पूरे विश्व में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। शुक्र पर्वत पर फ्लैग है तो क्या मतलब है? शुक्र पर्वत पर यदि आपके फ्लैग है शुक्र पर्वत पे, तो वह भी ऐसा व्यक्ति जो होता है वह सुख सुविधाओं का भोग करता है। एक साधन शुरू 1 से 108 तक नंबर लेते हैं और उसको 12 से डिवाइड करते हैं, तो अगर 5 सोचा तो वो पॉइंट में आएगा। हाँ हाँ, 5 आएगा तो पॉइंटों में आएगा, नहीं आएगा। हाँ जी, 5 ही आंसर होगा। ठीक है, उसका आंसर 5 ही होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हाथ में शुक्र ग्रह पर मल्टीपल स्वास्तिक है और ध्वज भी है, क्या रिजल्ट होगा? यदि आपके हाथ में मल्टीपल स्वास्तिक है और ध्वज भी है, तो वो भी किस जगह पर है उसके अनुसार उसके रिजल्ट होंगे। जैसे हाथ में ही आपका पर्वत होते हैं, ये गुरु है, ये आपको गुरु पर्वत दिख रहा है। कल बताए होंगे ना, मैम ने आपको कितने अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पामिस्ट्री पढ़ा दी। मैं तो सुन रहा था, ताजुब में रह गया कि आप सब सामुद्रिक शास्त्री भी बन गए इतने जल्दी। वास्तव में ये 8 दिन की क्लास के बाद आप अच्छे शुक्र ग्रह पर है, तो वो व्यक्ति संयमी होगा, यानी कि वो व्यक्ति पर अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण संयम होगा यदि शुक्र पर होता है। अभी नहीं तो आगे चलते होगा। नीना जैन जी ने भी 2100 रुपए की राशि इन दोनों पुस्तकों के लिए के लेखन संपादन के लिए दान किए। उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूं बारंबार। विनोद बिनानी की तरफ से भी 3100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना करता हूं और भावना गाता हूं कि इस तरह से वह ज्ञान दान में अपनी भूमिका निभाते रहे, तो निश्चित रूप से उनके बच्चों के बुद्धि और बल हमेशा बढ़ता रहेगा। आज के बहुत कम प्रश्न थे, इसी आज बाकायदा सबसे पहला दिन ऐसा है कि 10:15 पे आज की क्लास एंड हो रही है। कैसी लगी आज की क्लास? मैं आपसे चाहूंगा जवाब, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि वह दिन कब आएगा जब हम आपकी इच्छाओं पर खरे उतर सकें और आपको पूरी मेहनत के साथ आपके मन में जाकर के बस सकें। तो कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास बिल्कुल इजी थी, 5 क्लास का बच्चा भी जान सकता है। प्रॉफिट और लॉस को 5 क्लास का बच्चा भी 3 क्लास का जान सकता है कि वह सक्सेस होगा या अनसक्सेस, या फिर उसके कोर्ट कचहरी, रोग, हेल्थ, वेल्थ में क्या सफलता प्राप्त होगी। तो आज आप वोट करिएगा यदि क्लास अच्छी लगी हो। कैसी लगी आपको आपकी? .1% एक्सीलेंट, 6.9% लोगों ने गुड दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।